मान लीजिए आपने कोई एक कार्य किया है। वह कार्य जो आपने किया है, वो किसी एक पक्ष को अच्छा लगेगा, दूसरे पक्ष को बुरा लगेगा। तो दूसरे पक्ष को जो बुरा लगा है, वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट चला गया और कहा कि इन्होंने जो काम किया है वो गलत है, वो हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है, इसलिए कोई इन पे एक्शन लीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आपको बोलेगा कि ऐसा है, आप अपना पक्ष रखिए। यदि आप वकील हैं खुद में, तब तो जाके अपना पक्ष रखेंगे। यदि आप वकील नहीं हैं, तो अपना पक्ष रखने के लिए जो वकालत में एक्सपर्ट है, उसको आप हायर करेंगे, पैसा देंगे और वो आपके बिहाफ पे वो जाके आपका पक्ष रखेगा। ठीक है? यानी कि वकील जो है, जो आप कर रहे हैं, वकील को वो आपका पक्ष रखेगा। ठीक है? फिर उसके बाद बहस होगी, फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपना निर्णय देगा, वो आपको मानना होगा। ओके? उसी प्रकार मान लीजिए सरकार कोई एक बिल पास करती है। मान लीजिए सरकार ने क्या किया, जो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो एक्ट आया, उसको पास कर दिया। ओके? तो आपको पता है कि उसमें एक वर्ग विरोध कर रहा है, दूसरा वर्ग सपोर्ट कर रहा है। तो जो वर्ग विरोध कर रहा है, वो वर्ग पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट और कहा कि सरकार ने जो यूजीसी लेके आया है, यूजीसी का जो एक्ट है, ये हमारा गलत है। ये हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है, वायलेट कर रहा है। इसको रद्द कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा ठीक है भैया, सरकार को बोलेगा कि आप अपना पक्ष रखिए। तब सरकार को अपना एक वकील करना पड़ेगा और आपको पता है कि सरकार के पास वकीलों की झुंड होती है, एक ग्रुप होता है। तो उसमें क्या है कि जो सरकार का ऑफिशियली हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, जो सरकार का पक्ष रखने सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वकील, लॉ ऑफिसर, उसी को हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, यानी कि भारत का महान्यायवादी। समझ में आ गया आपको? ओके। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत का महान्यायवादी वो होता है कि भारत सरकार है, भारत सरकार का वकील है, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाके सरकार का पक्ष रखता है। ठीक है? इसको देखेंगे। उसी प्रकार मान लीजिए जो हम देखेंगे एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ये तो इंडिया की बात आ गई। उसी प्रकार राज्य, जितने हमारे 28 राज्य हैं, तो 28 स्टेट हैं आपके। तो उस केस में यदि कोई भी आदमी राज्य के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाता है, तो राज्य सरकार, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार, अपना जो वकील करेगी अपना पक्ष रखने के लिए, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ। ये जो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट हैं, यानी कि राज्य का एडवोकेट जनरल, वो हमारा स्टेट का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है। ठीक है? फिर उसके बाद देखेंगे कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है? यानी कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन होते हैं, जो आर्टिकल 148 में है। देखिए, मान लीजिए आप एक कंपनी चलाते हैं। ओके? कंपनी चलाते हैं, तो कंपनी चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको चीजें खरीदनी पड़ेंगी, मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, सैलरी देनी पड़ेगी, मेंटेन करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम, यानी कि बहुत सारे जो एक्सपेंडिचर हैं और जो रिसिप्ट है, उस सबको आपको देखना पड़ेगा। ओके? और लास्ट में आपको ऑडिट करना पड़ेगा। ठीक है? तो आप ये सब चीजें किसके थ्रू कराते हैं? सीए के थ्रू कराते हैं। जो चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं, उनके थ्रू आप ये प्रोसेस करा लेते हैं। ओके? लेकिन सरकार के केस में क्या है कि सरकार भी एक सीए रखती है, लेकिन वो सीए कौन होता है? आर्टिकल 148 के तहत होता है। वो हमारा सीए नहीं, बल्कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, यानी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भी हम देखेंगे। ओके? ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स इन इंडिया, यानी कि हमारे सबसे फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है? आपको पता है कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। उनके बाद किनका क्रम आता है? उनके बाद क्रम आता है वाइस प्रेसिडेंट का। उनके बाद किनका क्रम आता है? उनके बाद क्रम आता है हमारे पीएम साहब का। उनके बाद किनका नंबर आता है? उनके बाद जो भी हमारे गवर्नर हैं उस स्टेट में, रिस्पेक्टिव स्टेट में, उनका आता है। ठीक है? तो ये सब जो ऑर्डर है, इसको भी हम इसमें देखेंगे। ओके? नमस्कार। आज की क्लास में हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, सीएजी, कैग और ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस देखेंगे। ये हमारी क्लास का जो कंसेप्ट होगा, वो प्री
और प्लस मेंस अप्रोच होगा। प्री यानी कि जिस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन होते हैं, ठीक है, उनको हम देखेंगे। साथ ही साथ मेंस अप्रोच यानी कि 250 वर्ड या 125 वर्ड में जो क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, जैसे अटॉर्नी जनरल के बारे में या एडवोकेट जनरल के बारे में, स्कैग के बारे में, उसको 250 वर्ड्स में भी हम देखेंगे। ठीक है, ये मेरी क्लास जो है वो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसको स्टडी करने के बाद उसका एक जिस्ट बनाया गया है, सार बनाया गया है, उसको ही मैं इस पूरे वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ये यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और जितने भी वन डे एग्जाम होते हैं उन सबों के लिए ये मेरे क्लास यूजफुल होगा। और विश्वास मानिए, जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं जिसमें जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें पॉलिटी का सेगमेंट रहता है, और उस पॉलिटी के सेगमेंट में आप देखेंगे कि यहाँ से एक या दो क्वेश्चन तो पक्का, एक एक क्वेश्चन तो आना ही आना रहता है इसमें। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ओके, देखिए अटॉर्नी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ओके, ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो हैं, इनको कहा जाता है हिंदी में भारत का महा न्यायवादी। ओके, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जैसा कि आपको पहले एक्सप्लेन किया कि सरकार का वकील होता है, ये हमारे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं जो सरकार का पक्ष रखते हैं। ओके, ये क्या होते हैं, इनको चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए, ये जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है ना, ये क्या है पहले देखेंगे। ये हमारे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। ओके, यानी कि पूरे देश में, भारत में सबसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। जो सबसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए, ये जो हैं ये किस आर्टिकल में आते हैं, ये आते हैं जो संविधान का आर्टिकल है 76। कौन सा? 76, 76। जो 76वां हमारा अनुच्छेद है उसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का मेंशन है। ठीक है, ये क्या बोलता है अटॉर्नी जनरल। ओके, अभी आर्टिकल हम आपको देखेंगे। चलिए, ये आर्टिकल है, आर्टिकल यानी अनुच्छेद 76(1). ये क्या है, ये 76 का सब क्लॉज 1 क्या है उसमें देखेंगे। ये आर्टिकल 76 है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, यही आप याद रखेंगे। और इसी में सब क्लॉज 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे आएंगे, इन सभी को हम स्टडी करेंगे, हम बता रहे हैं। देखिए, जो 1 है 76(1) में, इसमें यह है कि जो हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उसको कौन अपॉइंट करेगा। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल जो हैं वो अटॉर्नी जनरल अपॉइंटेड बाई किनके द्वारा होंगे, आप बताइए। प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है इनको। ठीक है, किसके रिकमेंडेशन पे, आपको पता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। ओके, हेड उसके हमारे पीएम रहते हैं, वो लोग एडवाइस करते हैं। ठीक है, तो जब एडवाइस करते हैं 74 के तहत, तो उनको प्रेसिडेंट साहब को मानना पड़ता है, और उसी के 74 आर्टिकल जो है उसी के बेस पे इनको 76 में हमें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो जो अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट का है ना, वो हमारा आर्टिकल क्या है 76(1). ओके, चलिए, इसी में आर्टिकल 76(1) में ही पूछा है कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए अटॉर्नी जनरल की। ओके, देखिए, इनकी क्वालिफिकेशन ये है कि जिस प्रकार से जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जो एलिजिबिलिटी रहती है वही सेम है। यानी
कि क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि कोई भी वकील या कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए यदि सुप्रीम कोर्ट में जज के लिए एलिजिबल है, जज के पद के लिए एलिजिबल है, तो वो हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए क्वालिफाई हो सकता है। यानी क्वालिफाइड क्वालिफाइड टू बी appointed appointed a judge of सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसका एक जज अपॉइंट होने के लिए एलिजिबल जो रहेगा उसको हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात यह है कि जो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है। तो आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बन सकता है। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो कोई विदेशी नहीं बनेगा, ठीक है, बल्कि कौन बनेगा, वो हमारा पहला तो इंडियन होना चाहिए, यानी कि एक सिटीजन हो, इंडियन सिटीजन हो, भारत का नागरिक हो। बहुत बढ़िया। दूसरा क्या है, दूसरा इसमें यह कंडीशन है कि वो हाई कोर्ट में या तो हाई कोर्ट में 5 साल तक सेवा किया हो जज के तौर पे, या हाई कोर्ट में 10 साल तक वकालत किया हो। ठीक है, यानी कि सर्व्ड एज अ हाई कोर्ट जज फॉर 5 years। एक ही कंसेप्ट आराम से समझिएगा आप, बहुत आसानी से समझा रहा हूँ। यहाँ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात है, तो सुप्रीम कोर्ट में जज कौन बनेगा, जो हाई कोर्ट में जज के तौर पे कम से कम 5 साल काम किया हो। ओके, वेरी गुड। या क्या है भाई, या एडवोकेट्स इन हाई कोर्ट फॉर 10 years। समझ में आ गया। यानी हाई कोर्ट में वो कम से कम 10 साल तक वकील के तौर पे वकालत किया हो। समझ में आ गया आपको। यानी पहले ये समझना पड़ेगा कि जो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है उसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। तो मान लीजिए आप दिल्ली में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके आप जज बनने चाहते हैं, जज कौन बनेगा, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो मान लीजिए उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में यदि कोई 5 साल तक जज रहा है तो वो हमारा एलिजिबल हो जाता है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। दूसरा, यदि वह इलाहाबाद हाई कोर्ट में या भोपाल हाई कोर्ट में, जो भी हमारे स्टेट के हाई कोर्ट होते हैं, उसमें 10 साल तक यदि वो वकालत किया है तभी भी वह सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए एलिजिबल हो जाता है। ओके, तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के एलिजिबल होते हैं वही अटॉर्नी जनरल हमारे बनने के एलिजिबल हो जाते हैं। ओके, यानी कि आप ये मान लीजिए कि जो भारत सरकार जिसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाती है, यानी कि भारत का महान्यायवादी बनाती है, वो कहीं ना कहीं किसी हाई कोर्ट में या तो 10 साल तक वकालत किया है, या कम से कम किसी हाई कोर्ट में 5 साल तक जज के तौर पे काम किया है। समझ में आ गया आपको कंसेप्ट। ओके, तब हमारा ये क्वालिफाइड हो जाएगा। ओके, ठीक है, यानी कि 76(1) में आप देख लिए कि वो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं, और क्वालिफिकेशन भी 76(1) में मेंशन है। ओके, अब देखिए, ये तो आप समझ गए। अब आप देखेंगे कि जो हमारा आर्टिकल आर्टिकल 76 है, इसका सब क्लास 2, इसका दूसरा भाग क्या है, इसमें है 2 में ड्यूटीज ऑफ अटॉर्नी जनरल। ठीक है,
यानी कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उनका ड्यूटीज क्या है, इस वो हमारा 76+2 में हम देखेंगे। ओके, इनका ड्यूटी क्या है? इनका ड्यूटी एक है, वो कौन है आप ये समझिए। ड्यूटी इनका ये है कि ये क्या करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये सुझाव देते हैं, लीगल मैटर्स पे ये सुझाव देते हैं। ठीक है। दूसरी बात, ये प्रेसिडेंट जो आर्टिकल 143 में मेंशन है कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से किसी लीगल मैटर में वो सुझाव ले सकते हैं, और उस केस में सुप्रीम कोर्ट जरूरी नहीं है कि उनको सुझाव दे या ना दे, बाइंडिंग नहीं है। और यदि सुप्रीम कोर्ट सुझाव दे भी देता है तो प्रेसिडेंट भी बाइंडिंग नहीं है कि उसके सुझाव को माने या ना माने। ओके, तो जो सुझाव लेने के लिए जाएगा प्रेसिडेंट के थ्रू, वो कौन जाएगा? अटॉर्नी जनरल ही जाएंगे। ओके, तो देखिए यानी क्या करेगा? टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन लीगल मैटर्स। समझ में आ गया? ओके, यानी जो लीगल मैटर्स है उस पर सुझाव देने के लिए अटॉर्नी जनरल सुझाव देंगे। ओके, दूसरा क्या है? दूसरा है कि प्रोवाइड लीगल एडवाइस, लीगल एडवाइस ऑन मैटर referred by the प्रेसिडेंट। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे आप लिखेंगे आर्टिकल 143 के माध्यम से। ठीक है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल सरकार के हैं और आपको पता है कि सरकार का हेड कौन है? पीएम। ठीक है, वो रियल एग्जीक्यूटिव हमारे हेड हैं, लेकिन नॉमिनल हेड कौन है नेशन का? प्रेसिडेंट। तो ये पीएम का तो सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, साथ ही यदि प्रेसिडेंट को कुछ जरूरत है तो आर्टिकल 143 के माध्यम से वह सुप्रीम कोर्ट में उनके सुझाव के लिए वो जा सकते हैं और सुझाव लेके आ सकते हैं। ये अटॉर्नी जनरल की ड्यूटी है। ओके, वेरी गुड। ये 76, ठीक है, सब+2 देखे। अब देखिए आर्टिकल 76(3), इसमें क्या है? देखिए इसमें यह है कि जो अटॉर्नी जनरल हैं उनके पास ये अधिकार है कि वह भारत में जो भी कोर्ट हैं, किसी भी स्टेट में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मिजोरम है, त्रिपुरा हो, केरला हो, जहां भी हाई कोर्ट है, और सरकार का पक्ष रखना है या सुनना है तो वो किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं। वो मेंशन है आर्टिकल 77(3). 3 का मतलब सी। ठीक है, कैसे? हिंट बता रहा हूं ना। 3 का मतलब सी, कोर्ट में जा सकते हैं। ओके, जैसे राइट, इनके पास अधिकार है, राइट ऑफ ऑडियंस, ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन द इंडिया। ठीक है, यानी कि भारत का जो क्षेत्र है उसमें जो भी हमारे कोर्ट्स बने हैं, वो चाहे अंडमान निकोबार में है, वहां पे अटॉर्नी जनरल जा सकते हैं और सरकार का पक्ष रख सकते हैं और सुन सकते हैं। ओके, वेरी गुड। अब इसी आर्टिकल में आप देखेंगे आर्टिकल 76(4) में क्या है? ओके, यानी कि 3 में आप देखें, 3 का मतलब सी, यानी कि कोर्ट में जा सकते हैं। 2, 2 का मतलब हमारे ड्यूटीज देखेंगे। अब 4 का मतलब ये है कि आप देखेंगे 4 क्या चाहिए, यानी कि जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं, है ना, ये कब तक रह सकते हैं, है ना, ये ऑफिस कब तक संभाल सकते हैं। यानी कि आप समझिएगा ऑफिस, ऑफिस और सैलरी, सैलरी। ओके, यानी कि रेमुनरेशन
और सैलरी बोल देंगे आपको और ऑफिस। तो ये हमारा ऑफिस जो है होल्ड करते हैं कब? ड्यूरिंग द ड्यूरिंग द प्लेजर प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। यानी कि जब तक भारत के राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक ये अटॉर्नी जनरल के पद पे बने रहेंगे। यानी कि जब तक भारत सरकार चाहेगी, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चाहेगी, ठीक है, तब तक ये हमारे अटॉर्नी जनरल बने रहेंगे। ओके। सैलरी कौन डिसाइड करेगा? देखिए, सैलरी जो है ना, इनका कोई कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। जिस प्रकार से आप देखते हैं कि पावर जो कॉन्स्टिट्यूशन में किसी का मेंशन रहता है, उसी प्रकार से इनकी सैलरी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। बल्कि सैलरी कौन डिसाइड करता है? सैलरी इनकी पार्लियामेंट डिसाइड करती है। ठीक है। पार्लियामेंट यानी कि गवर्नमेंट, गवर्नमेंट यानी कि प्रेसिडेंट, यानी कि सब कुछ इनका जो चीजें सब कुछ प्रेसिडेंट ही करेंगे। ओके। यानी कि जो सैलरी है वो हमारा क्या है कि कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट। ठीक है। ओके। यानी कि आप देखेंगे सैलरी क्या है? एज पर द एज पर द प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट में डिटरमाइन डिटरमाइन। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रेसिडेंट ही कर रहे हैं, बल्कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट का मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो डिसाइड करेगा। ठीक है। तो इस केस में यदि क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में आएंगे तो आपको प्रेसिडेंट दिया रहेगा तो आप क्लिक कर देंगे यहाँ पे। ठीक है। ओके। अब देखिए, ये चीज तो समझ गए आप। अब थोड़ा सा इसको ब्रीफ में समझते हैं। ओके। यानी कि जो अटॉर्नी जनरल है उनका अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट एंड टर्म क्या है? ओके। अपॉइंटमेंट कैसे होता है और टर्म कैसे होता है, जो आपको पहले पढ़ाया हूं उसी को बस समराइज कर रहा हूं। ओके। आर्टिकल में उस पहले आपको आर्टिकल के माध्यम से बताया, अब आर्टिकल आप याद कर लीजिएगा। अब सिंपल तरीके से आप समझिए। आपको पता है कि अपॉइंटमेंट कैसे होगा? ठीक है। यानी कि अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट बाय द प्रेसिडेंट। एक पॉइंट। दूसरा आप देखिए कि इनका जो टर्म है क्या कोई फिक्स है क्या? नो। ठीक है। नो फिक्स्ड, नो फिक्स टर्म स्पेसिफाई इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि संविधान में कितने साल तक बने रहेंगे? 5 साल तक, 6 साल तक। जिस तरीके से आप देखते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर कितने साल के प्रेसिडेंट बनते हैं? 5 साल के लिए। वाइस प्रेसिडेंट कितने साल के लिए बनते हैं? 5 साल के लिए। पीएम कितने साल के लिए बनते हैं? 5 साल के लिए। ठीक है। राज्यसभा के मेंबर कितने साल के लिए बनते हैं? 6 साल के लिए। तो वो सब हमारे संविधान में है। लेकिन ये कितने साल तक बने रहेंगे, ये चीजें, अटॉर्नी जनरल कितने साल तक बने रहेंगे अटॉर्नी जनरल, वो हमारे संविधान में मेंशन नहीं है। इसीलिए ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि जब तक राष्ट्रपति खुश हैं तब तक ये अटॉर्नी जनरल हैं। यदि वो खुश नहीं है तो उनको पद से हटा दिया जाएगा। ओके। लेकिन यदि मान लीजिए अटॉर्नी जनरल को रिजाइन देना हो, तो अटॉर्नी जनरल सरकार के तो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं, तो वो रेजिग्नेशन किसको देंगे? पीएम को देंगे, पार्लियामेंट को देंगे, कि प्रेसिडेंट को देंगे? तो जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं वो क्या करेंगे आप सोचिए? में रिजाइन, किसको रिजाइन देंगे बताइए? बाय सबमिटिंग सबमिटिंग रेजिग्नेशन, किसको? टू द, किसको रिजाइन देंगे ये? पीएम, प्रेसिडेंट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या पार्लियामेंट, किसको रिजाइन देंगे ये? ठीक है। तो ना तो पार्लियामेंट को देंगे, ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को देंगे, और ना ही पीएम को देंगे। किसको देंगे? प्रेसिडेंट को। ठीक है। यानी कि किसको रिजाइन देंगे? टू द प्रेसिडेंट। ओके।
इनके केस में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, इनके केस में सब कुछ प्रेसिडेंट करेंगे। ओके, बहुत बढ़िया। देखिए ट्रेडिशनली क्या होता था कि रिजाइन जब गवर्नमेंट गिरती थी, है ना, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चेंज होती थी, दूसरी सरकार बनती थी, तब ये क्या करते थे कि रिजाइन ऑटोमेटिकली ये दे देते थे। ठीक है, यानी ट्रेडिशनली resign when the government or council of ministers change। ओके, यानी कि मान लीजिए माननीय नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है अभी, तो अभी हमारे वेंकट रमन ऐसे करके कुछ हैं अटॉर्नी जनरल, वो हैं। 2029 में इलेक्शन होता है और सपोज कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है या किसी थर्ड पार्टी की गवर्नमेंट आ जाती है, तो उस केस में क्या होगा कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं यानी कि पीएम है, उनको तो भाई सरकार तो गिर जाएगी। सरकार गिर जाएगी तो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चेंज हो जाएंगे, वो भी खत्म हो जाएंगे। तो उसी समय क्या होता है कि जो अटॉर्नी जनरल हैं वो भी रिजाइन दे देते हैं, कहते हैं कि अब मैं भी रिजाइन दे रहा हूँ क्योंकि सब कुछ खत्म हो गया। क्योंकि अब दूसरी सरकार आएगी तो अपने तरीके से अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करेगी। ओके, ठीक। अपॉइंटमेंट एंड टर्म समझ लिया आपने। इनके राइट्स एंड लिमिटेशन क्या है? इनके राइट्स एंड लिमिटेशन, लिमिटेशन है क्या, ये समझने वाली बात है। ओके, देखिए इनके राइट्स ये हैं, जैसा कि आपको पहले बताया कि ये किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं। ओके, उसके बाद ये क्या कर सकते हैं कि कैन पार्टिसिपेट इन मीटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड कमिटी, यानी कि जो भी हमारी कमिटी की मीटिंग बैठेगी और इनको इनवाइट किया जाएगा उसमें ये जा सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में यदि कोई बहस हो रहा है, ठीक है, उसमें ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन इनके साथ केस ये है कि ये वोट नहीं दे सकते। ओके, यानी कि ये क्या कर सकते हैं, इनके पास क्या राइट है, कैन पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट इन इन मीटिंग्स ऑफ बोथ द हाउसेस both the houses of parliament। both the houses मीन्स क्या है, both the houses मतलब लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो पार्लियामेंट का जो लोकसभा और राज्यसभा है, इसमें यदि कोई मीटिंग चल रही है, डिबेट चल रहा है, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी हमारी कमिटीज हैं उसमें भी ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, लेकिन कंडीशन है, लिमिटेशन भी है एक। राइट तो है लेकिन एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि ये लोकसभा राज्यसभा में तो पार्टिसिपेट कर पाएंगे लेकिन ये वोट नहीं दे सकते, बट कैन नॉट वोट। ठीक है, और ये किसमें मेंशन है बाबू, ये पूरा चीजें आर्टिकल आर्टिकल 88 में। इसमें यह है कि यदि कोई मिनिस्टर्स है, मान लीजिए कि कोई मिनिस्टर बने हैं और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसमें, राज्यसभा में, और लोकसभा में डिबेट चल रहा है, तो वो मिनिस्टर जो राज्यसभा के एमपी हैं, है ना, राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो मिनिस्टर बन गए हैं, वो लोकसभा में डिबेट चले तो लोकसभा में तो आके वो बातें सुन सकते हैं। लेकिन वोटिंग की बात आएगी तो वोट कहाँ करेंगे, वो राज्यसभा में, वो लोकसभा में वोट नहीं करेंगे। तो वो क्यों, क्योंकि हमारा आर्टिकल 88 कहता है कोई भी मिनिस्टर हो गया, कोई भी व्यक्ति हो गया, ठीक है, वो जिस हाउस का मेंबर है उसी हाउस में वो वोट करेगा। मान लीजिए अभी आपके नरेंद्र मोदी साहब ये लोकसभा के मेंबर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बनारस के हैं। ठीक है, यदि कोई बिल पे डिबेट हो रहा है और राज्यसभा में और लोकसभा में बिल पारित करनी है,
वोट डालना है। तो आपको पता है कि हेड ऑफ गवर्नमेंट हमारे पीएम हैं नरेंद्र मोदी साहब, लेकिन आपको ये भी पता है कि वो बनारस कंस्टिट्यूंसी के मेंबर हैं, है ना, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि वो लोकसभा में इलेक्टेड होके गए हैं, नॉमिनेटेड नहीं है। तो राज्यसभा में जाके वो अपनी बात तो रख सकते हैं, डिबेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन जब वोट का मामला आएगा तो इवन आपके पीएम भी राज्यसभा में वोट नहीं डाल सकते, बल्कि कहाँ डालना होगा वोट उनको? लोकसभा में। ठीक है, समझ में आ गया? जिस हाउस के आप रहेंगे उसी हाउस में आपको वोट डालना पड़ेगा। तो जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं, ये न तो हमारे लोकसभा के मेंबर हैं और न हमारे राज्यसभा के मेंबर हैं, लेकिन भारत सरकार और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान, आर्टिकल 76 के थ्रू इनको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाया। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार की बात रखने के लिए बनाया, तो ये लोकसभा और राज्यसभा में जो डिबेट होगी उसमें तो पार्टिसिपेट करेंगे, भले ही वो इनके मेंबर ना हो किसी भी हाउस के, लेकिन वह वोट नहीं डाल सकते। ओके, ये समझ में आ गया? यानी क्या इनका राइट है और क्या इनका लिमिटेशन है। वेरी गुड। ओके, आगे देखेंगे। आगे इनका ये है, जबरदस्त इंजॉय करते हैं ये, इंजॉय राइट्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ अ पार्लियामेंट मेंबर। क्या करते हैं कि जिस प्रकार से एक हमारा एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एज ए सांसद के तौर पे जो भी राइट्स एंड प्रोटेक्शन जो है लेता है ना, उसी प्रकार अटॉर्नी जनरल जो है वो सेम बराबर ही राइट्स एंड प्रोटेक्शन लेते हैं ऑफ पार्लियामेंट। ठीक, मेंबर यानी कि जो एमपीज हुए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो प्रिविलेज, राइट्स एंड प्रोटेक्शन मिलता है वो सेम इनको भी मिलता है। और जब आप इनका वरीयता क्रम देखेंगे तो 11वें नंबर पे हमारे ये आते हैं। ठीक है, यानी 11 नंबर पे क्या है, यानी कि डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा 10वें पोजीशन पे आते हैं, और डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा वो 10वें पोजीशन पे आते हैं, और 11वें पोजीशन पे ये आते हैं। जैसे पहले पे हमारे कौन आएंगे? पहले पोजीशन पे हमारे प्रेसिडेंट, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, फिर तीसरे पे हमें पीएम, फिर चौथे पे हमारा गवर्नर विद इन स्टेट। ठीक है, फिर आप पांचवा देखेंगे तो पांचवें पे हमारा क्या हो जाएगा? ठीक है, कि जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, ये इस तरीके से हम देखेंगे। ओके, तो आप ये देख लीजिए कि ये हमारे जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो सांसद हैं, जो उनको राइट्स मिलता है उसको ये एंजॉय करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद देखिए ये क्या करते हैं, ये क्या करेंगे कि ये भारत सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी बातें रखते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, लेकिन ये उनकी तो राइट्स है, लेकिन लिमिटेशन ये है, ये जो अटॉर्नी जनरल हैं कैन नॉट एडवाइस एडवाइस और रिप्रेजेंट एनीवन against अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारत सरकार है उसके खिलाफ ये किसी को भी सुझाव नहीं दे सकते और न ही किसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, भारत सरकार के खिलाफ। ये समझ में आ गया आपको? ठीक, उसके बाद आप ये तो समझ गए हैं कि भारत सरकार के ये वकील हैं, लेकिन ये भारत सरकार के वकील हैं इसके मतलब ये नहीं कि जितने भी मंत्री हैं उन सबके ये वकील हैं, नहीं। भारत सरकार के वकील हैं, और भारत सरकार के ये वकील हैं तो उनका एक डिपार्टमेंट है लॉ मिनिस्ट्री। तो भारत सरकार में लॉ मिनिस्टर भी होते हैं। तो भारत सरकार का कहाँ पक्ष रखना है, कहाँ नहीं रखना है, किस विभाग का पक्ष रखना है, नहीं रखना है, ठीक है, वो सब डिसाइड करेगा लॉ मिनिस्टर। जो कानून मंत्री हैं वो हमारे डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो मतलब का ये है, मतलब कहने का ये है कि जहाँ पे लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर चाहेंगे वही एडवाइस देंगे ये, और नहीं तो नहीं देंगे। ठीक है, जैसे कैन नॉट एडवाइस एनी मिनिस्ट्री, एनी मिनिस्ट्री और पब्लिक सेक्टर
पब्लिक सेक्टर अनलेस, जब तक कि referred through Ministry of Law and Justice, Ministry of Law and Justice। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि ये किसी भी मिनिस्ट्री है, जैसे मान लीजिए कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन है, जिसको टैकल करते हैं हमारे नितिन गडकरी साहब। ठीक है, यदि नितिन गडकरी साहब भी कहें कि ऐसा है, अटॉर्नी जनरल साहब आप जाइए और मेरा पक्ष रखिए या मुझे कुछ सुझाव दीजिए, तो ऐसे फॉर्मली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनली जो संवैधानिक तौर पे जो है, अटॉर्नी जनरल उनको सुझाव नहीं देंगे। सुझाव कब देंगे? जब मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, यानी कि जो लॉ एंड जस्टिस, कानून और न्याय के जो मंत्री हैं, यदि वो कहेंगे अटॉर्नी जनरल को कि नहीं ठीक है आप उनको सुझाव दीजिए, तब वो जाके सुझाव देंगे। ये इनकी लिमिट और राइट्स हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए और क्या लिमिटेशन है इनमें। लिमिटेशन ये है अटॉर्नी जनरल का कि ये भारत सरकार के फुल टाइम गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं होते हैं। ठीक है, यानी कि नॉट अ फुल टाइम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, यानी कि ये भारत सरकार के फुल टाइम गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। ठीक है, तो जब ये फुल टाइम गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, तो ये क्या कर सकते हैं? तो ये क्या कर सकते हैं? कैन इंगेज इन प्राइवेट लीगल प्रैक्टिसेस। ठीक है, देखिए मतलब कि ये है कि यदि कोई मिनिस्टर बन गया और कोई ऑफिसर बन गया, गवर्नमेंट ऑफिसर, सरकारी कर्मचारी बन गया है, तो वो हमारा कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है ना, वो नहीं संभालेगा। यानी जहाँ फायदे के जो ऑफिस हैं, कोई दूसरा पोस्ट नहीं संभालेगा। लेकिन आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनली अटॉर्नी जनरल ऐसा पद है कि वो गवर्नमेंट का फुल टाइम तो एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट का एम्प्लॉय तो है ना, लेकिन फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं है। ठीक है, हम समझ रहे हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है। गवर्नमेंट का एम्प्लॉय रहते हुए भी वो हमारा प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस कर सकता है। यानी कि वो अपना किसी का पक्ष, सरकार को छोड़ के किसी का भी पक्ष, कोई भी केस, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में किसी का वकील बन के वो लड़ सकता है। और ये सिर्फ आप समझेंगे अटॉर्नी जनरल के केस में ही आता है कि जो सरकारी पद पे रहते हुए प्राइवेट काम कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनली और कोई संवैधानिक पद पे बैठा है तो वो प्राइवेट काम नहीं कर सकता। लेकिन जो अटॉर्नी जनरल हैं, वो क्या कर सकते हैं कि प्राइवेट लीगल प्रैक्टिसेस में वो अपने को इंगेज कर सकते हैं। समझ में आ गया? ये एक आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको समझने की आपकी जरूरत थी। ओके, तो अब तक क्या है, आपने क्या देखा? जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं, ठीक है, वो 76 में हमारे आते हैं, बिल्कुल सही। 76 1 में आप इसको देखते हैं कि प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं, और 66 सब क्लॉज 1 में ही देखते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन ये है कि जो जज, सुप्रीम कोर्ट के जो जज जैसे अपॉइंट किए जाते हैं, उसी तरीके से होने चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में जज के लिए एलिजिबल कौन होता है? जो क्या करे कि हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल तक जज रहा हो, या हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल तक वकालत किया हो, एडवोकेट किया हो। ठीक है, ओके। उसके बाद आप देखते हैं कि आर्टिकल 76 सब क्लास 2 में देखते हैं कि ड्यूटीज ऑफ अटॉर्नी जनरल, यानी कि ड्यूटी क्या है अटॉर्नी जनरल का। तो आपको पता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनको लीगल मैटर में एडवाइस देना, और प्रेसिडेंट यदि कोई सुझाव चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट से, तो उनका पक्ष रखने के लिए भी अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 143 के माध्यम से सपोर्ट कर सकेगा। ओके, फिर हम देखेंगे आर्टिकल 76 3। तो थ्री का मतलब आपको बताया था, सी का मतलब यह है कि वो किसी भी कोर्ट में इंडिया के अंदर जो भी है उसमें वो जा सकते हैं। उसके बाद 76 4 में हम देखेंगे, उसमें ये है कि आर्टिकल 76 सब क्लॉज 4 में कि वो उनका ऑफिस जो है वो कोई फिक्स्ड नहीं है, बल्कि जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक वो पद पे बने रहेंगे। ओके,
सैलरी के बारे में बात होगी। सैलरी यानी कि जो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेंगे उसके अनुसार उनको सैलरी मिलेगी। अपॉइंटमेंट टर्म के बारे में देखें और राइट्स एंड लिमिटेशन के बारे में आप देखें। ओके। फिर इनके एक छोटे भाई हैं, ठीक है, इनके एक छोटे भाई हैं और इन भाई को कहा जाता है सोलिसिटर, पेंशन कर दे रहे हैं, सोलिसिटर, सोलिसिटर जनरल, जनरल ऑफ इंडिया। ओके, ये सब पॉइंट आप समझते जाइए। जो सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, यानी कि संविधान के किसी अनुच्छेद में इनका मेंशन नहीं है। ओके, ये क्या है हमारा एस से स्टेचुअरी, यानी किसी एक्ट से कोई चीज बन गई है तो वहां से हमारा स्टेचुअरी बॉडी आ गई है। वेरी गुड। ये जो हमारे सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, ये क्या करते हैं, ये हमारे लीगल लीगल ऑफिसर्स हैं, लीगली ऑफिसर्स हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं किसको, द अटॉर्नी जनरल। जो हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, उनको ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ऑफ इंडिया। ओके। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि आर्टिकल 76 में आपने देखा, तो वो तो हमारे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं, समझ गए आप। तो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं, तो उनकी सपोर्ट करने के लिए हमारे सॉलिसिटर जनरल को भी सरकार अपॉइंट करती है। इन केस, और ये सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ये होते हैं कि इनकेस यदि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नहीं है, उस स्थान पे ये उनको रिप्रेजेंट कर भी सकते हैं, ठीक है। जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, वो उसमें क्या होते हैं कि इंक्लूड करता है, क्या क्या रहते हैं, इंक्लूड्स, यानी कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया में कौन कौन रहेंगे, देखिए। एक तो हमारे सॉलिसिटर जनरल, यानी कि एसजी बोलेंगे, सॉलिसिटर जनरल होंगे। उसके बाद हमारा एक और होते हैं एडिशनल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ठीक है। और ये जो कि आपको पता है कि हमारे अटॉर्नी जनरल कॉन्स्टिट्यूशनली पोस्ट है, ठीक है, आर्टिकल 76 में है, तो वो हमारे सेंट्रल कैबिनेट के पार्ट हैं, क्योंकि वो पार्टिसिपेट करते हैं लोकसभा राज्यसभा में जाके, वो डिबेट में पार्टिसिपेट लेते हैं, वो बात सुनते हैं। लेकिन सॉलिसिटर जनरल के पास ऐसी पावर नहीं है, यानी कि नॉट पार्ट ऑफ सेंट्रल कैबिनेट। देखिए, जितना आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, उतना ही बस फोकस कीजिएगा। आप सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ाई करेंगे तो अलग से बुक आ जाएगी, वो बहुत लॉन्ग टॉपिक है। उस पे क्वेश्चन जितना बनता है जिस तरीके से, बस वही 5-6 पॉइंट जो आप मेंस में 250 वर्ड्स में इंक्लूड कर सकते हैं, या जो आर्टिकल हैं जो वनडे एग्जाम या पीसीएस या यूपीएससी में जो जो आर्टिकल्स और जो जो पावर लिमिटेशन राइट्स ये सब हो, उस सब मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बियॉन्ड कुछ मत पढ़िएगा, ठीक है। ओके। तो ये आपके सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हो गए, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को आपने पढ़ लिया है। ओके, ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन आएगा अटॉर्नी जनरल पे, उसको आप कैसे करेंगे। मान लीजिए ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, पावर एंड लिमिटेशन ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, हाउ इज दिस ऑफिस यूनिक इन द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। 250 वर्ड्स में आपको लिखना है। ओके। यानी कि भारत के महान्यायवादी के संवैधानिक स्थितियां, शक्तियां, सीमाओं की चर्चा कीजिए, और भारतीय संसदीय प्रणाली में यह पद अद्वितीय है क्यों, इसके बारे में समझाइए। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उसके बारे में आपको बताना है, कि यानी आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल का है, उसमें आप लिखेंगे 76(1) में कि अपॉइंटेड बाय द हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है। फिर उसके बाद उनका क्वालिफिकेशन क्या हुई उसको लिखेंगे। फिर आर्टिकल 76 का सब प्लस 2 में क्या है कि उनका ड्यूटीज क्या है। फिर 76 सब प्लस 3 में क्या है कि आप देखेंगे कि उसमें है कि किसी भी कोर्ट में वो जा सकते हैं। फिर 4 में क्या है, आप देखेंगे कि वो हमारे उनका सैलरी क्या होगा, ठीक है। वो सब चीज़ों के बारे में आप उसको कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन लिखेंगे। इनके पावर क्या है, पावर ये है कि ये क्या कर सकते हैं कि किसी भी कोर्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पार्लियामेंट का जो डिबेट होगा कमेटी का उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन भी इनके बारे में है कि ये क्या करेंगे कि पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं लेकिन वोट नहीं डाल सकते, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप
देखेंगे। इंट्रोडक्शन, आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। पहले तो सबसे जैसे बताता हूँ मैं कि आपको 250 वर्ड्स की आपको लिखना है आंसर, तो क्या करेंगे कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखिए, और जो पूछा है तो उससे पॉलिटी के सेगमेंट में जब आएगा तो आर्टिकल जरूर मेंशन कीजिए। यदि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है या जो आर्टिकल से रिलेटेड है उसको आप जरूर मेंशन कीजिए, उसको आपको मार्क्स दिलाएगा। उसके बाद बॉडी पार्ट, यानी बॉडी पार्ट में यदि स्पेसिफिकली कुछ पूछा है, जैसे पावर्स क्या होंगे, लिमिटेशन क्या होंगे, तो उसके बारे में लिखेंगे, और फिर लास्ट में आप क्या करेंगे, कंक्लूजन। ये सब इस तरीके से आप रखेंगे। ओके, तो देखिए क्या है इंट्रोडक्शन, क्या है। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, अंडर आर्टिकल 76 आपको पता है, इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, ये भी आपको पता है, इन द कंट्री। वेरी गुड। अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही। अटॉर्नी जनरल जो है एक्ट एज अ चीफ लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिप्रेजेंट इट इन वेरियस लीगल फोरम्स, ठीक है। इस तरह कर देंगे आप सिंपल, क्योंकि आप समझिए कि ये भारत सरकार के वकील हैं। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के बारे में क्या है, संवैधानिक स्थिति क्या है। अपॉइंटेड यानी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है कि कैसे इनका अपॉइंट होगा, तो आपको पता है कि प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करेंगे। और इनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, क्वालिफिकेशन क्या होती है, भैया जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के लिए यदि एलिजिबल हैं तो ये अपॉइंट कर दिए जाएंगे। टेन्योर क्या होगा, कितने साल के लिए है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा मेंशन नहीं कितने साल के लिए हैं, लेकिन ये है कि ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे, खुश हैं प्रेसिडेंट तब तक के लिए। जिस दिन प्रेसिडेंट नाराज हो गए इनका टेन्योर खत्म हो जाएगा, ठीक है। रेम्यूनरेशन, आपको पता है कि वो प्रेसिडेंट ही डिसाइड करते हैं, ये इनका कॉन्स्टिट्यूशनल स्थिति आ गई, पोजीशन आ गया, ठीक है। यानी कि आप देखेंगे कि ये जो दो पॉइंट है ये हमारा कहाँ है, आर्टिकल 76 4 में क्लॉज, ठीक है। और अपॉइंटमेंट के बारे में बात करेंगे, तो जो हमारा अपॉइंटमेंट है और ये हमारे क्वालिफिकेशन, यानी कि अपॉइंट और क्वालिफिकेशन, ये दोनों हमारा आर्टिकल 76 1 में है मेंशन। ओके, एक एक पॉइंट आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। आप बताइए पावर एंड फंक्शन क्या है, इसके बारे में लिखे हैं। तो देखिए लीगल एडवाइस, ठीक है, यानी कि टू एडवाइज द यूनियन गवर्नमेंट ऑन लीगल मैटर रिफर्ड बाय द प्रेसिडेंट, यदि प्रेसिडेंट ने रिफर किया बताने के लिए कि आप बताइए इस पे लीगल एडवाइस क्या होगी, तो उस केस में ये बताएंगे, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन, यानी कि ये क्या करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट और वेरियस कोर्ट में ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार का पक्ष रखने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपियर होंगे। और ये किस में है, आर्टिकल 76 3, 3 का मतलब सी, कोर्ट, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, आर्टिकल 88 स्पेशल राइट है, जो कि आपको पहले बताया हूं कि जो भी मिनिस्टर हैं वो अपने हाउस में ही वोट डालेंगे, भले ही वो दोनों हाउस में जाके डिबेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार ये हमारे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं, तो आर्टिकल 88 के अंतर्गत इनको स्पेशल पावर मिला है कि ये दोनों हाउस का जो है प्रोसीडिंग्स उसमें तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट टू स्पीक बोल भी सकते हैं, पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनके पास कोई राइट, विदाउट राइट टू वोट, इनके पास वोट डालने का कोई अधिकार नहीं है। राइट ऑफ ऑडियंस देखेंगे आप, ऑडियंस का मतलब यह है कि हमारे सारे कोर्ट में ये जा सकते हैं। ओके, वो आर्टिकल 76 3 ये चीजें हैं। लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन यही है कि भैया ये क्या करेंगे, जो अटॉर्नी जनरल है शुड नॉट एडवाइस और होल्ड अ ब्रीफ अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के खिलाफ ये कोई भी लीगल, ठीक है, एडवाइस किसी दूसरे को नहीं दे सकते भारत सरकार के खिलाफ, ठीक है। ओके, दूसरा, जो अटॉर्नी जनरल है कैन नॉट डिफेंड एक्यूज्ड पर्सन इन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि ये जो भी क्रिमिनल कोई किया है, क्राइम किया है, उसको ये बचा नहीं सकते, उसका वो डिफेंड नहीं करेंगे, ठीक है, जब तक कि सरकार उनको परमिशन न दे। यदि सरकार उनको परमिशन दे कि नहीं ठीक है वो क्रिमिनल है लेकिन उसको आप डिफेंड कीजिए, तब ये जाके डिफेंड करेंगे, ठीक है। ओके, वाइल नॉट अ फुल टाइम गवर्नमेंट सर्वेंट, जैसा कि आपको पहले बताया हूं कि गवर्नमेंट के फुल टाइम सर्वेंट नहीं है, इसलिए एजी इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्सेप्टिंग अ डायरेक्टरशिप इन एनी कंपनी विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल, यानी कि उसमें क्या है कि जो भी हमारे अटॉर्नी जनरल हैं भारत सरकार के फुल एम्प्लॉय तो नहीं है, लेकिन यदि किसी कंपनी की डायरेक्टर बनना है उनको, है ना, तो उनको गवर्नमेंट की परमिशन लेना पड़ेगा,
ठीक है। उसके बाद हमारा यूनिकनेस ऑफ द ऑफिस क्या है? द ऑफिस इज यूनिक बिकॉज एजी इज ए नॉन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट who enjoy the privilege of an MP and can participate in legislative debates. Unlike law minister, the Attorney General is a non-political legal professional who provide a bridge between the executive policy and the judicial legal scrutiny. इनका यूनिकनेस ये है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि ये हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, है ना? लेकिन पूरा नहीं है, पूरे काल के नहीं है, 5 साल के लिए या जो भी मान लीजिए जो प्रेसिडेंट डिसाइड करे उतने साल के लिए। लेकिन ये हमारे एमपी नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। ये न तो राज्यसभा में नॉमिनेटेड है और न ही इलेक्ट होके ये आए हुए हैं, चुने गए हैं। लेकिन देखिए, ये पार्लियामेंट में जिस प्रकार से एमपी बहस कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, उस प्रकार से रखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ये चीजें? कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष क्या है? द अटॉर्नी जनरल प्ले ए important role, a pivotal role in upholding the rule of law and ensuring that the executive action remain within the constitutional framework. यानी कि जो ये एक इनका important रोल है कि जो भी हमारा रूल ऑफ लॉ है उसको वो क्रियान्वयन सही से हो सके, इम्प्लीमेंटेशन सही से हो सके, और उसमें ये देखते हैं, ठीक है, कि जो भी हमारा संवैधानिक फ्रेमवर्क है उसी के अंदर भारत सरकार की जो कार्यपालिका है वो काम करे। द ऑफिस रिमेन अ विटल लिंक इन द सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। यानी कि भारतीय जो लोकतंत्र है वह किस तरीके से सफलतापूर्वक काम करे, उसमें इस अटॉर्नी जनरल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लिंक है, रोल है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर ले जाएंगे। ओके, चलिए, ये तो आप समझ गए अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल। ओके, जब आप समझ गए हैं तो अब तक बात थी इंडिया की, तो इंडिया की बात थी तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आप समझे। अब बात आएगी स्टेट की, अब बात आएगी स्टेट की। स्टेट में क्या होता है कि जिस प्रकार, जैसे मान लीजिए कि नेशनल लेवल पे नहीं, जिस प्रकार ये नेशनल है, नेशनल लेवल पे हमारे क्या थे? अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। उसी प्रकार स्टेट लेवल पे होंगे हमारे एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट, एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट। ओके, और जो एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट है ये हमारे किस आर्टिकल में है? इनका आर्टिकल है 165। 165 कैसे याद रखेंगे? कुछ नहीं, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं उनका 76 है, 76 में 8 9 जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 165। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हमारा एडवोकेट जनरल ऑफ फॉर द स्टेट क्या है। तो ये हैं हमारे आर्टिकल 165 में। ठीक है, ओके, यानी कि ये क्या है? ये हैं हमारे फर्स्ट लीगल एडवाइजर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कि राज्य सरकार के ये पहले लीगल एडवाइजर है। ओके, वेरी गुड। अब देखिए 165 में आप देख लिए, 165 आर्टिकल जो है उसके सब क्लॉज 1 में क्या है, इसमें मेंशन है, यहाँ पे आप आर्टिकल लिखते जाइएगा, आप समझिए, बस जल्दी समझा रहा हूँ इसको। इसमें यह है कि अपॉइंटमेंट, जिस प्रकार से आप देखते हैं कि 76(1) में हमारा अपॉइंटमेंट, ठीक है, अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट और हमारा क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन है इसमें 76(1) में। उसी प्रकार 165 हमारा जो 1 ये है उसमें है अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन। तो हम इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो किनके द्वारा होता है? स्टेट में गवर्नर के द्वारा, गवर्नर ऑफ द स्टेट। उस स्टेट के, मान लीजिए उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश का एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करना है तो आनंदीबेन जो हैं, जो राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, वो अपॉइंट करेंगे। ओके, क्वालिफिकेशन क्या है? यानी कि क्वालिफिकेशन है इनका सिंपल,
जिस प्रकार से अटॉर्नी जनरल का क्वालिफिकेशन था कि क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा कि क्वालिफाइड टू बी appointed a judge of high court। ठीक है, यानी कि जज ऑफ द हाई कोर्ट। आपको जो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है उसकी एलिजिबिलिटी कैसे होती डिटरमाइन होती है, उसको आपको मैंने बताया कि हाई कोर्ट में यदि 5 साल तक जज रहे हैं या हाई कोर्ट में 10 साल तक वकालत किए हैं, एडवोकेट किए हैं, तब वो सुप्रीम कोर्ट में जज के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन जज ऑफ द हाई कोर्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, तो सिंपल है। सिंपल एलिजिबिलिटी क्या है कि ये हमारा 10 साल मिनिमम इनका है। 10 ईयर, 10 ईयर क्या है भैया, 10 साल ये है कि या तो 10 साल तक जुडिशियल ऑफिस संभालें ये पहला, या ये क्या करें कि एडवोकेट करें, या 10 साल तक एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट। जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में वो 10 साल तक हमारे वकील रहे, ठीक है, या 10 साल तक इन्होंने क्या किया है, जुडिशियल ऑफिस को इन्होंने संभाला है, तब ये कहीं जाके वो बनेंगे। तो आप समझिए कि सबसे पहले तो आपको वकील बनना पड़ेगा। ओके, आपने LLB या LLM किया है, उसके बाद हाई कोर्ट में 10 साल तक आप या तो वकील हैं, या आप जो स्टेट सर्विसेज का PCSJ निकलते हैं उसके लिए आप बनिए। तो PCSJ से आप 10 साल तक जॉब कीजिए। तो जब जॉब जॉब कर लेंगे आप, तब कहीं जाके आप हाई कोर्ट में जज बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जब हाई कोर्ट में जज बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, तब अप्लाई करेंगे, तब आपको जज बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा। उसके बाद कम से कम 5 साल तक हाई कोर्ट के आप जज रहेंगे, तब कहीं जाके आप एलिजिबिलिटी में आएंगे कि आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाए। ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, सिंपल नहीं है ये। ओके, ठीक है, ये समझ गया आपको। ओके, अब देखिए आर्टिकल 165(2), वहां पे देखेंगे अटॉर्नी जनरल केस में कि आर्टिकल 76(2) था, उसमें ड्यूटीज था, और यहाँ पे देखेंगे आर्टिकल 165 सब क्लास 2 में इनका ड्यूटीज है। तो ड्यूटीज क्या है, ड्यूटीज ये सिंपल है कि जो स्टेट गवर्नमेंट का है, तो स्टेट गवर्नमेंट का जो भी चीजें सुझाव लेना है, देना है, और उत्तर मान लीजिए कोई उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में जहां भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, ठीक है, वहां पे सरकार की बात रखनी है, हाई कोर्ट में सरकार की बात रखनी है, यानी कि जहां भी हो अपनी बात वो रख पाएंगे। ठीक है, उसके बाद इनका जो टेन्यूर है 165(3) में हम देखेंगे इनका टेन्यूर और सैलरी। तो टेन्यूर एंड सैलरी जो है वो दोनों किसके द्वारा डिटरमाइंड होता है, डिटरमाइंड बाय गवर्नर। ठीक है, स्टेट में गवर्नर और सेंटर में प्रेसिडेंट, यही एक बेसिक कंसेप्ट इनका है, आप इनको समझ लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं हम, और हम देखते हैं किनको, कैग को, है ना। कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनको शॉर्टकट में बोलते हैं कैग, और हिंदी में बोलते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ओके, ठीक। अब जो कैग है ना, ये कैग होते क्या है, ये जो कैग है, आप आर्टिकल सॉरी आर्टिकल 148 में इनका मेंशन है। ठीक है, ओके, ये कैग होते क्या है, जो कैग है ये है हमारे हेड हेड द इंडियन
ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। ठीक है, यानी कि जो भी हमारे इंडियन ऑडिट है और अकाउंट डिपार्टमेंट है उसको ये हेड करते हैं, यानी कि ये मुखिया होते हैं। तो जो भी ऑडिट करना है भारत सरकार का कि कौन पैसा कितना कहाँ खर्च हुआ, सही से खर्च हुआ कि नहीं हुआ, तो उसके ऑडिट करते हैं। तो जो ऑडिट करते हैं वो हमारे कैग होते हैं, जिस प्रकार से हमारे सीए होते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं, और वो क्या करते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट वो पूरे ऑडिट करते हैं, है ना, किसी कंपनी के पूरा ऑडिट करते हैं कि कितना पैसा आया, कितना पैसा खर्च हुआ, ठीक है, कितनी सैलरी में गई। उसी प्रकार जो हमारे कैग हैं, ये भी समझिए कि हमारे भारत सरकार के हमारे चार्टेड अकाउंटेंट सीए हैं। ये सीए यहाँ समझ लीजिए, सीए हैं। वो क्या करते हैं कि जो इंडियन ऑडिट है एंड अकाउंट डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसका ये हेड है। ठीक है, ओके। इसके बाद ये क्या करते हैं, इसके बाद देखिए सिंपल, ये जो कैग है ना, वो कैग इज द क्या है, गार्जियन है, गार्जियन ऑफ पब्लिक पब्लिक पर्स, पब्लिक पर्स ऑफ सेंटर सेंटर एंड स्टेट्स। ठीक है, यानी कि ये देखिए जो कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये सिर्फ इंडिया के नहीं, ये सिर्फ सेंटर के नहीं, बल्कि स्टेट, जितने भी स्टेट हैं वो सबका ये हमारा गार्जियन है पब्लिक पर्स का। पब्लिक पर्स यानी कि जो आपका पर्स है, मान लीजिए जो आपका वैलेट है, जो आपका पर्स है जिसमें पैसा रखते हैं और उसको खर्च करते हैं, तो कितना रखते हैं, कितना खर्च करते हैं, ठीक है, उसका ये गार्जियन के तौर पे ये काम करते हैं। लेकिन वो पर्स किसका हो, वो पर्स हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का, और जितने भी हमारे 28 स्टेट्स हैं उन सभी का। ठीक है, ये हमारे गार्जियन है। वेरी गुड। ठीक है, जो कैग है, कैग को कहा जाता है, कैग इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है कैग को, आई एंड ईयर ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमिटी। क्या कहा जाता है, आई एंड ईयर, यानी कि नाक और कान, ठीक है, ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमिटी। जो पब्लिक अकाउंट कमिटी है, यानी कि शॉर्टकट में इसको पीएसी बोलेंगे, तो उसका हमारा आई और ईयर है, इसको कैग को कहा जाता है। ठीक है, ओके। अब देखिए ये चीजें तो समझ गए हैं आप। अब थोड़ा सा आर्टिकल को हम देखते हैं क्या है। एक हमारा आर्टिकल 148 को आपने देखा है, ये हमारे कैग हो, ओके, ठीक। इसके बाद आर्टिकल एक है, आर्टिकल 149। 149 में क्या मेंशन है, आर्टिकल 149 में हमारा कैग है, आर्टिकल 148, चलिए यहाँ भी देखेंगे, आर्टिकल 148 में हमारा क्या है, कैग, एक कैग का हमारा पोस्ट है। 149 में क्या है, 149 में है इनका ड्यूटीज, ड्यूटीज एंड पावर। ड्यूटीज एंड पावर का मतलब यह है कि जो भी हमारे सेंटर और स्टेट हैं उनके जो अकाउंट हैं, है ना, उसको ये क्या करेगा, ऑडिट करता है, पूरा चेक करता है और बताता है कि आपने, आपको इतना पैसा मिला, अलॉट हुआ, आपने वो पैसा खर्च नहीं किया, ठीक है, क्यों नहीं किया। लेकिन ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट देता है, यानी कि ये सब कुछ होने के बाद ऑडिट करता है। इसका रिकमेंडेशन क्या देगा, वो सुझाव पहले नहीं दे सकता। ओके, इसका ड्यूटीज एंड पावर ये है। इसके बाद देखेंगे आर्टिकल 150, 150 आर्टिकल में क्या है। इसमें हम देखते हैं कि जितने भी अकाउंट्स होते हैं, वो चाहे अकाउंट्स हमारे यूनियन के हैं चाहे स्टेट हैं, वो सबको देखता है। ठीक है, यानी कि फॉर्म्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स, वो अकाउंट्स किसका होगा, या तो हमारे यूनियन का होगा या तो हमारे स्टेट्स का होगा। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद क्या करेगा कि ये जो प्रेसिडेंट हैं, कैग के एडवाइस पे ही डिसाइड करते हैं कि कितना अकाउंट मेंटेन किया जाए, यानी द प्रेसिडेंट, the president with advice
from CAG, Comptroller Auditor General of India, decide how the accounts should be maintained। ठीक है, यानी कि आर्टिकल 150 में है कि प्रेसिडेंट जो हैं वो हमारे कैग के एडवाइस पे, सुझाव पे ये डिसाइड करते हैं कि कितने अकाउंट को मैनेज किया जाए, मतलब अकाउंट में कितने पैसा रखा जाए रिसिप्ट के लिए, एक्सपेंडिचर के लिए, ये सब सारी चीजें हैं। ओके, इनका देखिए, इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, जो हमारे कैग हैं इन कैग का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए, इनका जो अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है, वो कौन करेंगे, वो हमारे अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट ही करेंगे। लेकिन आप एक चीज देखिए, जिस प्रकार से आपने देखा था आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उनको अपॉइंट तो हमारे प्रेसिडेंट करते हैं, अपॉइंट कर दिए, लेकिन कैग के रिस्पेक्ट में क्या है कि कैग में कैग को अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करेंगे, लेकिन लेकिन एक ट्रिक इसमें है, वो क्या है, बाय वारंट, अंडर हिज या हर हैंड एंड सील। लेकिन कैसे करेंगे अपॉइंट, ये अपॉइंट करेंगे कैसे कि लेटर पे रहेगा, लेकिन लेटर पे इनके सिग्नेचर रहेंगे, इनका प्रेसिडेंट का मोहर रहेगा, ठीक है, इनका वारंट रहेगा, ठीक है, उसके थ्रू सिंपल अपॉइंटमेंट ऐसे नहीं होगा। ओके, ठीक है। दूसरा देखेंगे, क्या एक बार जब ये अपॉइंटमेंट कैग हो गए हैं, ठीक है, तो क्या फिर उसके बाद इनका अपॉइंटमेंट हो सकता है क्या, ठीक है, इसको हम देखेंगे। तो देखिए, एक बार जब इनका अपॉइंटमेंट हो गया है, ठीक है, तो उसके बाद री अपॉइंटमेंट इनका नहीं होगा, उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, यानी कि एलिजिबल नॉट एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट। री, ये आप याद रखिएगा, री अपॉइंटमेंट का अटॉर्नी जनरल के केस में था कि उनका री अपॉइंटमेंट हो सकता है, लेकिन जो कैग हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं, इनका री अपॉइंटमेंट नहीं होगा। भैया री अपॉइंटमेंट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, किस आर्टिकल में है आर्टिकल में, किस आर्टिकल में, एक तो हमारा आर्टिकल 148 चलेगा ही, बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें जो सब क्लास 4 है, इसमें ये मेंशन किया गया है कि इनको री इलेक्शन, री अपॉइंटमेंट इनका नहीं होगा। ओके, वेरी गुड। टेन्योर क्या होता है इनका, टेन्योर, तो देखिए, जो इनका टेन्योर है, जो इनका समय काल है, वो इनका समय काल है 6 इयर्स, 6 इयर्स। अब देखिए, जनरली जो भी हमारे अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होते हैं, वो 5 साल के लिए होते हैं, जनरली जो भी होते हैं, और नहीं तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे होते हैं। जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देख रहे हैं, वो हमारे प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है। लेकिन जो हमारे कैग हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनका जो टर्म है वो 6 साल तक ये हमारे बने रहेंगे, या और यदि 65 साल के हो गए हैं तब ये रिटायर, 65 साल तक ये हमारे बने रहेंगे, जब तक इनकी उम्र हमारी 65 साल ना हो जाए, ठीक है। विच एवर इज अर्लियर, यानी कि मान लीजिए वो 62 साल के हैं, ठीक है, तो 62 साल पे किसी आदमी को कैग पे अपॉइंट किया गया है, तो जैसा आपको बताया कि 6 साल तक टेन्योर रहेगा उनका, तो 62 + 6 करेंगे, यानी कि 68 ईयर्स, ठीक है। लेकिन ये नहीं रहेंगे, क्यों, क्योंकि 65 साल मैक्सिमम है उनकी उम्र, या तो 65 साल और नहीं तो 6 साल तक। अब मान लीजिए यदि वो 40 साल के हैं, ठीक है, 40 साल पे यदि अपॉइंट हो जाएंगे तो वो 6 साल रहेंगे, यानी कि 46 साल तक, और 46 साल क्या है, 65 साल से कम है, यानी कि ये पूरा करेंगे। लेकिन ये 65 साल से अधिक इनकी उम्र नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया, ये हमारा टेन्योर है। ओके, ठीक है। इनका रिमूवल कैसे होगा, इनका रिमूवल कैसे होगा, देखिए, इनके रिमूवल केस में ना
जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस प्रकार से हटाया जाता है, उसी प्रकार से इनको भी हटाया जाएगा। ठीक है। अब बात आएगी कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, उनको कैसे हटाया जाता है। ठीक है। ओके। तो पहले ये समझना पड़ेगा कि इनका रिमूवल जो होता है वो सिमिलर होता है, सिमिलर टू दैट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जज। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, तो उनको किस तरीके से हटाया जाएगा, वो सेम प्रोसेस कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के रिमूवल प्रोसेस में भी होता है। ठीक है। अब दूसरी बात है कि अब ये सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाएंगे कैसे, और सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे कैसे, ये आपको अटॉर्नी जनरल के केस में बताया था मैं, कि वो तो हाई कोर्ट में 5 साल तक यदि हमारे जज रहे हैं, या 10 साल तक हाई कोर्ट में एडवोकेट रहे हैं, ठीक है, तब तो वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाएंगे। लेकिन यदि वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए हैं, तो उनको हटाएंगे कैसे। तो उनमें हटाने के लिए ये होता है कि एक रेजुलेशन पास होगा लोकसभा और राज्यसभा में, और वो भी हमारे स्पेशल मेजोरिटी के साथ। ठीक है। और ग्राउंड क्या रहेगा, ग्राउंड होगा कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी। पहली बात सुनिए, एक तो आप समझिए जो कैग को हटाने का प्रोसेस क्या है, कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जज हटाए जाते हैं, वही प्रोसेस है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनको हटाया कैसे जाएगा, उनका हटाने का ग्राउंड क्या रहेगा। ठीक है। किस बेस पे आप उनको हटाएंगे, कोई तो बेस होना चाहिए, कोई तो आधार होना चाहिए। तो आधार ये होता है कि या तो इनकैपेसिटी इनके पास, इनकैपेसिटी है, यानी कि भैया वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के इस केस में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने लायक नहीं है, यानी कि वो पागल हैं, दिवालिया हैं, ठीक है, और कुछ भी अभद्र बोल देते हैं, उनकी इनकैपेसिटी है। और मिसबिहेवियर, यानी कि उनका जो बर्ताव है वो बहुत ही गलत है। ठीक है। जैसे महिला को उत्पीड़न करना, ठीक है, किसी को कुछ भी कहना, मिसबिहेवियर, उनका जो बिहेवियर है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है। तो इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर इनका ग्राउंड है। जिस प्रकार से आपने देखा कि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को हटाने के लिए ग्राउंड क्या होना चाहिए, तो प्रेसिडेंट को किस आधार पर हटाएंगे, यदि प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल वायोलेशन करते हैं, यानी कि संवैधानिक जो पद है उसकी मर्यादा का हनन करते हैं, वो तब उस वो उनका आधार बना के उनका इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 के थ्रू किया जाएगा। ओके। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट कि जो जज हैं उनको हटाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन का प्रोसेस हम नहीं देखते हैं। हम बस ये देखते हैं कि इनकी इनकैपेसिटी और हमारा मिसबिहेवियर है, उसी के बेस पे इनको हटाया जाता है। ओके। ठीक है। जब इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर हो गया, तो फिर उसके बाद क्या होगा, एक हमारा रेजुलेशन पास होगा, एक प्रस्ताव पास होगा। ठीक है। और ये जो आपका रेजुलेशन पास होगा, ठीक है, रेजुलेशन जो प्रस्ताव पास होगा, पास्ड बाई हमारे दोनों, पास्ड बाई दोनों, एक तो हमारे लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा और लोकसभा दोनों हमारे प्रस्ताव पास करेंगे कि हाँ भाई इनको हटाया जाए। वो रेजोल्यूशन जो पास होगा वो कोई सिंपल मेजोरिटी से नहीं होगी, बल्कि किससे होगी, प्लस स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, मेजोरिटी, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि वो सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी। तो जो हमारे एब्सोल्यूट मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, ये जो सारे मेजोरिटी हैं, मैं आपको प्रेसिडेंट की क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ। प्लीज उसको जाइए प्रीवियस क्लास में, और प्रेसिडेंट का जो क्लास है उसको देखिए, आपको ये बढ़िया से कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब ये होता है, सिंपल समझिए, कि जितने मेंबर हैं, टोटल टोटल मेंबर हैं, टोटल स्ट्रेंथ जो है उसके 50% तो होने चाहिए, प्लस 2/3 प्रेजेंट और वोटिंग करें, तब ये जाके हटेंगे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको हटाना बहुत टफ है। उसी प्रकार जब सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना टफ है, तो उसी प्रकार जो कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, उनको भी हटाना उतना ही डिफिकल्ट है। समझ में आ गया। ओके।
तो ये आप समझ गए कैसे आप रिमूव करेंगे। ओके, अब देखिए इनकी जो सैलरी और जो अदर कंडीशन है वो कैसे डिसाइड होगी। ओके, तो एक आर्टिकल है, एक तो हमारा आर्टिकल है 148 जो कि टोटली चला जाएगा हमारे कैग को। इसमें जो 3 क्लॉज सब क्लॉज 3 है, इसमें है इंपॉर्टेंट, इसमें है कि जो इनकी सैलरी होगी, सैलरी, ठीक, प्लस जो भी हमारे अदर प्रोविजंस होंगे, अदर कंडीशन, अदर जो भी हमारे कंडीशन होंगे ऑफ सर्विसेज ऑफ सीएजी, ठीक है, वो किसके द्वारा डिटरमाइंड होंगे, तो shall be determined by पार्लियामेंट, ये याद रखिएगा, ठीक है। एक टर्म है, यानी कि पार्लियामेंट, यानी कि संसद जो डिसाइड करेगी कि कितने कैग को हम सैलरी दें या न दें, या उनकी सर्विस कंडीशन कैसी होनी चाहिए, वो हमारा पार्लियामेंट आपको डिसाइड कर देगा, ठीक है। लेकिन वहीं पे आप देखते हैं कि जो आपके अटॉर्नी जनरल हैं, तो उनका जो सैलरी है या जो टर्म है, वो सब डिसाइड कौन कर रहे हैं, आपके प्रेसिडेंट। लेकिन कैग के केस में, कैग में अपॉइंट तो हमारे प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन सैलरी और जो अदर कंडीशन है वो हमारा पार्लियामेंट करता है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया आपको, बहुत बढ़िया। अब देखिए, आप देखेंगे कि जो कैग है इसकी ड्यूटीज क्या है, ठीक है, ड्यूटीज क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की ड्यूटीज क्या है। देखिए इनका ड्यूटी ये है, एक हमारा है आर्टिकल आर्टिकल 151 का सब क्लास 1, ठीक है। इसमें इसमें यह है कि जो आपके अकाउंट्स हैं, ठीक है, इसमें यह है कि जो ऑडिट्स हैं, ऑडिट्स अकाउंट ऑफ किसका, यूनियन, यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, सही से बता रहा हूं आपको। पार्लियामेंट, ठीक है। देखिए आपको पता है कि जो हमारे अकाउंट का ऑडिट होता है, किसका, यूनियन का और हमारे किसका, स्टेट्स का। जो कैग है वो कैग क्या करता है कि जो भी राज्य है और यूनियन है उसका जो अकाउंट है उसको ऑडिट करता है, ठीक है। ऑडिट करने के बाद ये क्या करता है कि जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट हमारा सबमिट करता है, ठीक है, रिपोर्ट सबमिट करता है। ओके, जब ये रिपोर्ट सबमिट करेगा किसको, प्रेसिडेंट को या गवर्नर को, ठीक है, करेगा, तो ये गवर्नर या प्रेसिडेंट क्या करेंगे कि जो हमारा पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, उसमें ये रखते हैं। सिंपल समझिए आप, ये जो कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, वो क्या करेगा, जो हमारे अकाउंट है, यूनियन का अकाउंट है, उसको ऑडिट करेगा। ऑडिट करने के बाद वो क्या करेगा कि वो रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देगा। प्रेसिडेंट को रिपोर्ट दे दिया, फिर प्रेसिडेंट क्या करेगा कि उसको पार्लियामेंट में रखेगा, उसी के रिकमेंडेशन में वो पार्लियामेंट को रखा जाएगा। वो चीज कहाँ मेंशन है, आर्टिकल हमारा 151 सब क्लॉज 1 में, ठीक है। आर्टिकल 151 सब क्लॉज 2 में हम देखेंगे कि ये क्या है, कि इसमें स्टेट आएगा, ठीक है, स्टेट, और इसमें यूनियन। ओके, आर्टिकल 151 सब प्लस 2 में ये है कि स्टेट गवर्नमेंट का जो ऑडिट है, अकाउंट है स्टेट गवर्नमेंट का, उसका ऑडिट क्या करेगा, करने के बाद वो रिपोर्ट रिस्पेक्टिव जो गवर्नर हैं उनको देगा, और गवर्नर के माध्यम से वो चीजें क्या है कि हमारी स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली हैं उसमें वो चीजें रखी जाएंगी। समझ में आ गया, ये सिंपल है, वो हमारा आर्टिकल 151 2 में मेंशन है, ठीक है।
वेरी गुड। तो आप ये कैग ड्यूटी भी समझ लीजिए। दूसरा चीज़ ये है कि जो हमारे कैग का रिपोर्ट आता है, जो हमारा कैग है, कैग का जो रिपोर्ट है वो हमारा सबमिट करता है, ठीक है? ये हमारा सबमिट करेगा 3 ऑडिट रिपोर्ट, रिपोर्ट्स टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए आर्टिकल 151 सब क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 151 सब क्लॉज 2, यानी कि यूनियन और स्टेट का आप कंसेप्ट यहाँ पे समझ गए हैं कि 151 में क्या है कि जो आपका अकाउंट है उसको कैग ऑडिट करेगा, प्रेसिडेंट को सौंपेगा, प्रेसिडेंट क्या करेंगे, पार्लियामेंट में रखेंगे, लोकसभा राज्यसभा में रखी जाएगी ऑडिट की इसकी कैग की रिपोर्ट। उसी में हम 151 सब प्लस 2 में देखेंगे कि जो स्टेट की अकाउंट है उसको ये कैग ऑडिट करेगा, ऑडिट करने के बाद जो रिस्पेक्टिव जो गवर्नर हैं उनको ये प्रोवाइड करेगा। फिर गवर्नर क्या करेंगे, उस कैग के रिपोर्ट के स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है यानी कि विधानसभा और विधान परिषद में वो रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, जो हमारे कैग हैं वो सबमिट करता है 3 ऑडिट रिपोर्ट। कितने ऑडिट रिपोर्ट? 3 3 ऑडिट रिपोर्ट होते हैं। वो हमारे कौन कौन से होते हैं जिसको प्रेसिडेंट के समक्ष रखते हैं? एक तो होता है हमारा एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है, ओके, पहला। दूसरा हमारा होता है फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट, ओके। एंड तीसरा जो है हमारा थर्ड वन है वो हमारा है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है, जो आपका पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो जो हमारा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ओके, इनका जो हमारा रिपोर्ट आता है उसको ऑडिट करता है। जो हमारे फाइनेंशियल अकाउंट है जिसमें आपका एस्टिमेट अकाउंट आ गया, ये सब चीज़ें उसको देखेगा। फिर आपके अप्रोप्रिएशन जो रिपोर्ट्स आते हैं उसको ऑडिट करता है। और इन सभी को ऑडिट करने के बाद ये प्रेसिडेंट को देते हैं कि ये हमारे प्रेसिडेंट महोदय, ये हमारा रिपोर्ट रहा, इसमें पैसा कितना खर्च हुआ है, कितना खर्च नहीं हुआ है, किस तरीके से वो पूरा उसको रिपोर्ट देंगे। और जब ये रिपोर्ट देंगे तो ये प्रेसिडेंट क्या करेंगे कि उन्हीं रिपोर्ट को वो पार्लियामेंट के समक्ष रखेंगे। ठीक है, एक चीज जनरली क्वेश्चन पूछता है इसमें, जब कैग में देखेंगे कि एक कमेटी है इनकी किनकी, विनोद राय, विनोद राय कमेटी। तो विनोद राय कमेटी जो बनी कमेटी, तो इनका रिकमेंडेशन क्या था? विनोद राय कमेटी का जो रिकमेंडेशन था, उन्होंने कहा कि जो पीपीपी मॉडल आए हैं, 3 पीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, इससे जो भी हमारे प्रोजेक्ट हो रहे हैं, है ना, उन सभी का ऑडिट जो है वो हमारे कैग के अंदर आना चाहिए। यानी कि विनोद राय कहे हैं कैग के लिए कि ब्रिंग ब्रिंग क्या लाइए, पी 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 एस, यानी कि इसका फुल फॉर्म होगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पार्टनरशिप, है ना। तो ये पीपी मॉडल विद इन द एम्बिट एम्बिट ऑफ CAG, ठीक है। यानी विनोद राय बोले कि जो भी हमारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे जो भी हमारे प्रोजेक्ट हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए रोड बन रहा है, मान लीजिए कोई बिल्डिंग बन रही है, ठीक है, कोई शिपयार्ड बन रहे हैं, कोई इंडस्ट्री स्टेबलाइज हो रही है, कुछ भी बिल्डिंग बन रहे हैं पीपीपी मॉडल में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को, उन सभी को भी आप कैग के एम्बिट में लेके आइए, यानी कि कैग उसका भी ऑडिट करे। ये विनोद राय कमेटी का है रिकमेंडेशन, ओके। कैग इतनी इंपॉर्टेंट बॉडी है आर्टिकल 148 के अंतर्गत कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अम्बेडकर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब भी बोलते हैं कैग को कि कैग shall be the most the most important the most important officer under the
कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी बोलते हैं कि आर्टिकल 48 के अंतर्गत जो हमारा कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, वह भारतीय संविधान का सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिसर होता है। तो जनरली यदि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ दे कि हु इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एंड ऑप्शन कुछ भी दिया रहे तो उसमें आप क्या करेंगे, कैग को ऑप्ट करेंगे, क्लिक करेंगे। ठीक है, ओके। कहा जाता है, दूसरा एक ये कथन है कि जो हमारा कैग है, द कैग, कैग क्या है? कैग इज, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इज द, क्या है, फ्रेंड, ये फ्रेंड भी है, बहुत बढ़िया, फिलोसफर भी है, फिलोसफर भी है, बहुत बढ़िया, एंड गाइड है, गाइड है, किसका? ऑफ द पीएससी, जो पब्लिक अकाउंट, जो हमारी कमिटी है, ठीक है, पब्लिक अकाउंट हमारी जो कमिटी है, उसका हमारा क्या है कि फ्रेंड भी है, ओके, गाइड भी है, और फिलोसफर भी है, दोस्त भी है, दार्शनिक भी है, और गाइड भी है हमारा पीएससी का, कौन? गाइड। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ओके, ये चीजें आपकी थी। अब क्या, ये पूरा आप बेसिक कंसेप्ट इनका समझ लिए हैं। अब इनमें देखेंगे कि क्वेश्चन आंसर कैसे आएंगे, 250 वर्ड में आप कैसे लिखेंगे। ओके, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आपका ये है कि एग्जामिन, ओके, क्वेश्चन है आपका, एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑडिटर जनरल में भी था, यानी कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं ये, कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन एंड रोल ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग, ठीक है, ऑफ इंडिया। हाउ डज द कैग इंश्योर एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी इन फाइनेंशियल मैटर्स, यानी कि ये कह रहा है कि जो कैग हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हैं, उनका हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है। तो बिल्कुल इसमें आप आर्टिकल लिखेंगे, आर्टिकल 148 के अंतर्गत हमारे इनको अपॉइंट किया जाता है, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, ये सब लिखेंगे। उसके बाद रोल क्या है, रोल जो कैग का है, यानी कि जो भी हमारे अकाउंट है, ठीक है, उसको ऑडिट करता है ना, ये हमारे गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स है, ऑफ सेंटर एंड स्टेट, और इसको हम आई एंड ईयर कहते हैं, ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमिटी, ये सब चीजें इसमें लिखेंगे। ओके, हाउ डज कैग इंश्योर एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी, ये कैसे फाइनेंशियली जो मैटर्स हैं, वित्तीय जो मैटर हैं, उसमें हमारे जो एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी है, उसको कैसे मेंटेन करती है, जस्ट उसको आपको लिखना हो। ओके, तो भारत के जो नियंत्रक और महान लेखा परीक्षक कैग है कि संवैधानिक स्थिति हिंदी में और भूमिका का परीक्षण कीजिए, और वित्तीय मामलों में कार्यपालिका की जवाबदेही कैसे सुनिश्चित करता है, इसके बारे में आप बताइए। ओके, तो जैसा कि आपको बताया कि आप कैसे लिखेंगे कि पहले इंट्रो, इंट्रो आप लिखेंगे 3 लाइन में, 2-3 लाइन में, उसके बाद फिर आप बॉडी पार्ट लिखेंगे उसके, ठीक है, उसके बाद आप कंक्लूड करेंगे, यानी कंक्लूजन के तौर पे। ठीक है, अब देखिए इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, जो हमारा कैग है वो हमारा इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, ये इंपॉर्टेंट है पहला पॉइंट। ठीक है, स्टेबलाइज अंडर आर्टिकल 148, ये आपको पता है, और जो भी चीजें कॉन्स्टिट्यूशनली डिटरमाइंड होगी और स्टेबलाइज होगी, वो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होगी, ये आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ऐड कर सकते हैं। कैग डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जैसा कि आपको मैं पहले बताया हूँ, वो आपको एक हमारे जो थिंकर हैं, और खासकर जो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन हैं, उनको भी आप मेंशन करेंगे तो यू विल स्कोर अ गुड मार्क्स। ओके, द कैग एक्ट्स एज द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स एंड द बैकबोन ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि सार्वजनिक धन के संरक्षक और वित्तीय प्रशासन की रीढ़ के रूप में कार्य करता है। ओके, ये हो जाएगा आपका। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, संवैधानिक प्रावधान क्या है, इसका अपॉइंटमेंट तो आपको पता है कि अपॉइंटमेंट किनके द्वारा होता है, प्रेसिडेंट, लेकिन आप याद रखिएगा बाय प्लस कर दीजिएगा वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, ऐसा नहीं कि बस एक लेटर जारी कर दिए हो गया, उस लेटर में प्रेसिडेंट का लेटर रहेगा, उसमें हमारा इनका हैंड होगा और सील होगा, मोहर लगी रहेगी। ओके, जो कैग है, कैग का जो आप देखते हैं कि टेन्यूर जो है 6 ईयर या अप टू द एज ऑफ 65 ईयर, जो भी विच एवर इज अर्लियर हमारा हो जाएगा। इंडिपेंडेंस क्या है, देखिए ये हमारे इंडिपेंडेंस इसलिए हैं, इंडिपेंडेंट इसलिए कहा जाता है
कि इनको प्रेसिडेंट जल्दी से हटा नहीं पाएंगे, ठीक है। यानी कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के अंतर्गत ये नहीं रहते हैं, बल्कि इनका प्रोसेस है हटाने का ये कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनको हम मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी का ग्राउंड बना के लोकसभा और राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी के साथ हम रेजोल्यूशन पास करते हैं, तब कहीं जाके हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, ठीक है। सेम लाइक सिमिलैरिटी वहीं पे है, उसी तरीके से जो हमारे कैग हैं, उनको भी हमारे क्या करेंगे आप कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं जैसे हटाएंगे, उसी तरीके से इनको भी हटाना पड़ेगा। ओके, इसके बाद देखिए सैलरी एंड एक्सपेंसेस चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यानी कि देखिए इनकी जो सैलरी है और जो एक्सपेंसेस है, वो हमारा जो भारत का आर्टिकल 266, आर्टिकल 26 है ना, आर्टिकल 266 में हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है। यानी कि सबकी सैलरी तो रुक तो सकती है, लेकिन इनकी सैलरी नहीं रुकेगी, ठीक है। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इनको मिलता है। ओके, रोल एंड फंक्शन क्या है, आर्टिकल 149 में हम देखते हैं कि इनका रोल क्या है। रोल है एक्सपेंडिचर, यानी कि ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और चाहे स्टेट का हो चाहे यूनियन, यानी कि जितने भी एक्सपेंडिचर, यानी कि भारत सरकार उसका जो कंसोलिडेटेड फंड है उसमें से कितना खर्च किया है, उसी प्रकार कंसोलिडेटेड फंड स्टेट का होता है, कितना खर्च किया स्टेट ने, उसी प्रकार कंसोलिडेटेड फंड होता है यूनियन टेरिटरीज का, तो यूटी ने कितना खर्च किया उसमें से, उस सारे एक्सपेंडिचर को देखता है। ओके, दूसरा कंटिजेंसी एंड पब्लिक अकाउंट, यानी कि जो भी हमारे ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है, कंटिजेंसी फंड्स के, यानी कि ये कंटिजेंसी फंड ये हमारा आर्टिकल 267 में है। यानी कि जब हमारा पार्लियामेंट नहीं चल रहा है और इमरजेंसी लगी है, उस समय हमारा पार्लियामेंट सेशन नहीं चल रहा है किसी भी कारणवश, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर रहती है कि कितने फंड की रिक्वायरमेंट है, तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट कंटिजेंसी फंड से हम उतना पैसा निकालते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा पार्लियामेंट का सेशन शुरू होता है, उसके 6 वीक यानी कि 6 सप्ताह के अंदर उसका पूरा हमको भरपाई करना पड़ता है, ठीक है। तो यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ये हमारा टोटल कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट होता है, और ये हमारा कंटीजेंसी फंड एक अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रेसिडेंट ये होता है। ओके, और ये क्या होता है, अंडर द कंट्रोल कंसोलिडेटेड फंड, अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट या पार्लियामेंट, ठीक है। उसी प्रकार स्टेट के केस में क्या हो जाएगा कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और यहाँ पे गवर्नर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट आप कर लीजिएगा उस आर्टिकल में। ओके, ये समझ गए आप। उसके बाद गवर्नमेंट कंपनीज, यानी कि ऑडिट द अकाउंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कंपनी एंड कॉर्पोरेशन, यानी कि जो भी आपके पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, जो भी आपके महारत्ना कंपनी है, नवरत्ना कंपनी है, मिनी रत्ना कंपनी है, ठीक है, जैसे बीएचईएल हो गया, एनटीपीएससी हो गया, ओएनजीसी हो गया, गेल हो गया, सेल हो गया, इन सभी को क्या करेगा, जो भी हमारे गवर्नमेंट कंपनीज हैं, चाहे स्टेट के चाहे सेंटर के, उन सभी के अकाउंट को क्या करेगा, ऑडिट करता है। ओके, वेरी गुड। रिपोर्टिंग, आपको पता है कि आर्टिकल आर्टिकल 151 सब प्लस 1 देखेंगे और सब प्लस 2, यानी कि 1 में हम देखेंगे कि जो यूनियन से रिलेटेड है उसके रिपोर्ट को प्रेसिडेंट को देगा और प्रेसिडेंट के माध्यम से पार्लियामेंट में रखा जाएगा। लेकिन 151 सब प्लस 2 में है यह है कि जो स्टेट है, स्टेट का जो भी हमारा ऑडिट होगा अकाउंट का, वो क्या करेगा, गवर्नर के सामने क्या रखेगा, और गवर्नर क्या करेंगे कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में उस रिपोर्ट को रखवाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे ये कहा गया है। ओके, यानी कि इनका जो रोल है एक्सपेंडिचर, ठीक है, यानी कंसोलिडेटेड एक्सपेंडिचर, कंटीजेंसी एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कंपनीज और फिर रिपोर्टिंग, ये हमारे 4 पॉइंट है, इनको आप याद रखिएगा। वाला कैसे, एक हमारा कंसोलिडेटेड फंड हो गया, उस पर देखेंगे कि कितना एक्सपेंडिचर हुआ है उसको ऑडिट करेगा। कंटीजेंसी का है, कितना एक्सपेंस हुआ है उसको ऑडिट करेगा वो, ठीक है। उसके बाद कंपनी जो है पब्लिक सेक्टर यूनिट उनको देखेगा, और उसके बाद रिपोर्ट देगा आर्टिकल 151 के थ्रू। ओके, इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जवाबदेही सुनिश्चित करना, ये क्या करेगा, जो हमारा पीएससी है पब्लिक अकाउंट कमेटी है, उसका एक गाइड के तौर पे काम करता है। यानी कैग एक्ट एज अ फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड टू द पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट, ये पहले इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
इसको आप याद कर लीजिएगा कि फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड कौन है? हमारा कैग है, पब्लिक अकाउंट कमेटी का। ओके। ऑडिट ऑफ प्रोप्रिएटी, है ना? यानी कि बियॉन्ड चेकिंग लीगैलिटीज, यानी कि लीगैलिटी को चेक करता ही करता है, उसके साथ ही कैग जो है चेक करता है विजडम, फेथफुलनेस एंड इकोनॉमी ऑफ द एक्सपेंडिचर टू हाईलाइट वेस्टफुलनेस और एक्स्ट्रा वैगनेंस। ठीक है, यानी कि इसने क्या करता है कि आप किस तरीके से पैसा खर्च किए हैं, उसकी जो लीगल प्रोविजन है उसको तो ऑडिट करेगा ही, उसको तो देखे ही देखेगा। साथ ही वो देखता है कि आप जिस तरीके से पैसा खर्च किए हैं, तो वो किस तरीके से तर्क लगाए हैं आप, क्या आपका विश्वास रहा है, इकोनॉमी को कितना मेंटेन करने की कोशिश की है, ये सब चीज़ों को तार्किक तौर पे ही देख के उसको ऑडिट करता है। ठीक है, उसके बाद है पोस्टमार्टम रोल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट यानी कि यदि कोई मर जाता है तो उसके बाद उसका पोस्टमार्टम किया जाता है, जिस प्रकार डॉक्टर करते हैं। तो ये करते हैं कि जब पैसा सारा खर्च हो जाता है उसके बाद ये आके उसको ऑडिट कर रहे हैं। ओके, तो बाय ऑडिटिंग एक्सपेंडिचर आफ्टर इट हैज ऑकर्ड, द कैग ब्रिंग फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज टू पब्लिक एंड पार्लियामेंट्री नोटिस। यानी कि जो पैसा खर्च हो गया तो उसमें जिस तरीके से अनियमितता आई है, इरेगुलरिटीज आई है, उसको कैग क्या करता है, उजागर करने की कोशिश करता है और पब्लिक के डोमेन में रखता है। ठीक है, ओके। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे आप? जो कैग है, एंश्योर दैट गवर्नमेंट स्पेंड टैक्स पेयर मनी ओनली फॉर द पर्पजेस ऑथराइज्ड बाय द लेजिस्लेचर। यानी कि जो हमारा कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, वह यह सुनिश्चित करता है कि जो हमारे टैक्स पेयर का पैसा है, जो हमारे टैक्स पे करते हैं लोग, उनका जो पैसा है वो सिर्फ और सिर्फ जो हमारा विधायिका ने नियम बनाया है कि हमें कहाँ खर्च करना है वहीं पे खर्च हो। ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ये हमारा पारदर्शिता का एक हमारा इंस्ट्रूमेंट है। डेट होल्ड्स द एग्जीक्यूटिव फाइनेंशियली अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट एंड द पीपल। कि यानी कि क्या है कि ये हमारा अकाउंटेबल है, जवाबदेही है कैग का, कि वो पार्लियामेंट को और लोगों को वो बताए, ठीक है, कि किस तरीके से हमारी ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता हमारी बनी हुई है, किस तरीके से पैसा हमारा टैक्स पेयर का मनी किस तरीके से खर्च किया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीजें आप समझेंगे। यानी कंक्लूजन में ये है कि टैक्स पेयर का पैसे को हम पर्पसली कैसे हमारा खर्च हो रहा है लेजिस्लेशन के थ्रू। दूसरा बात है कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना। इसकी अकाउंटेबिलिटी, क्या अकाउंटेबिलिटी ये है कि जो हमारा पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसका फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है कि वो सिर्फ ये चेक नहीं करता है कि लीगलिटी क्या है पैसे खर्च करने के पीछे, लेकिन उसके पीछे भी देखता है कि किस तरीके से खर्च किया गया है। उसके बाद ये हमारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, यानी कि किस तरीके से पैसा खर्च किया गया है, उसमें इरेगुलरिटीज आई है कि नहीं, उस सबको पब्लिक और पार्लियामेंट को बताता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि इसका रोल एंड फंक्शन क्या है। रोल फंक्शन ये है कि जो हमारा कंसोलिडेटेड फंड है उसको खर्च कितना हुआ है, कंटीजेंसी फंड है उसका खर्च कैसे हुआ है, जो हमारे गवर्नमेंट की कंपनीज हैं उनको ऑडिट करेगा, और साथ ही साथ आर्टिकल 151 के थ्रू हमारे प्रेसिडेंट और हमारे गवर्नर को ये रिपोर्ट देगा। ठीक है, और वो रिपोर्ट हमारे पार्लियामेंट और जो विधानसभा में उसमें रखी जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि इसका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, प्रेसिडेंट के द्वारा होगा, लेकिन ये है वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, ये इंपॉर्टेंट है। टेन्यूर इनका 6 साल का होता है और 65 ईयर्स, जो भी विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर। इंडिपेंडेंस है ये, यानी कि इनको प्रेसिडेंट चाहेंगे तो अपने तरीके से नहीं हटा पाएंगे, बल्कि इनको हटाने का एक अलग प्रोसेस है। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जो जज हटाए जाते हैं उसी प्रकार से उनका ग्राउंड क्या होता है, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। और लोकसभा और राज्यसभा में यानी कि बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, उसमें स्पेशल मेजोरिटी के साथ रेजोल्यूशन पास होगा, तभी जाके वो हटेंगे। ठीक है, ये आप समझ गए। ओके, ठीक है। देखिए, इतना समझने के बाद आप क्या को भी समझ गए। एक है कि हमारा ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, है ना, ये जनरली क्वेश्चन यहाँ से पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, लेकिन फॉर योर काइंडली इंफॉर्मेशन, ये चीज़ आपको जानना चाहिए कि जनरली क्वेश्चन ये होता है कि जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, कभी उनको कोई फंक्शन होता है, कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे 15 अगस्त या 26 जनवरी, तो देखा जाता है कभी उनको फ्रंट रो में बैठाया जाता है, कभी उनको पीछे बैठा दिया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लीडर ऑफ ओपोजिशन है, ठीक है, जो गवर्नर हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, उनको किस तरीके से महत्व दिया जाए, ऐसा कुछ मेंशन है क्या? तो हाँ, उसके लिए हमारा मेंशन है, और उसको बोला जाता है ऑर्डर ऑफ प्रीसिडेंस।
ठीक है, यानी कि जो वरीयता अनुक्रम है उसके आधार पर। और ये हमारा कब रिलीज किया गया था? ये जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है, ये हमारा रिलीज किया गया था, रिलीज्ड ऑन 26 जुलाई 26 जुलाई 1979। ठीक है, यानी कि इमरजेंसी के बाद जब हमारी जनता गवर्नमेंट आती है और आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 लेके आती है, इसके बारे में आपको पता है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको हटा दिया गया था और उसको हटा के आर्टिकल 300 ए में जोड़ा गया था और उसको लीगल बना दिया गया था। तो आप समझिए कि जब जनता गवर्नमेंट आई तो जनता गवर्नमेंट ने क्या किया कि 26 जुलाई 1979 को इसने क्या किया कि किस तरीके से, ठीक है, एक सीक्वेंस रहेगा जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे लोग हैं उनका, ठीक है, तो हमारा वरीयता अनुक्रम क्या होगा। ओके, इसको हम देखेंगे। तो इनको देखने के लिए हम चलेंगे यहाँ पे। ओके, ये है, यानी कि ये जो हमारा रिलीज हुआ, ये हमारा कब रिलीज हुआ है? 26 जुलाई, ठीक है, 1979, यानी जनता गवर्नमेंट की सरकार, जनता पार्टी की सरकार रही होगी। ठीक है, रैंक है और हमारा डिग्निटरी यानी कि पदाधिकारी कौन है? तो आपको सबसे पहले पता है कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन होते हैं। तो जो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट, यानी कि पहले पोजीशन पे हमारे प्रेसिडेंट रहेंगे। ठीक है, उसके बाद कौन रहेंगे? उसके बाद हमारे रहेंगे वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट का जगह लेते हैं वही। प्रेसिडेंट यदि रिजाइन कर दें या उनका अनटाइमली डिमाइज हो जाए, ठीक है, या कुछ हो जाए, ठीक है, तो उसका जगह कौन लेते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। तो ये सेकंड पोजीशन पे आ गए। इसके बाद देखेंगे कि ये तो हमारे नॉमिनल हेड है, नॉमिनल हेड है। ओके, लेकिन जब नॉमिनल हेड हो गए दो सीक्वेंस में, उसके बाद हमारे रियल एग्जीक्यूटिव हेड आएंगे, रियल एग्जीक्यूटिव हेड आएंगे ना, और वो हमारे कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। तो थर्ड पोजीशन पे हमारे प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद फिर हमारे क्या आएंगे? जब सेंट्रल गवर्नमेंट में आप देख लिए, ठीक है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट में देख लीजिए कि प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, फिर हमारे पीएम हो गए, ये तीन हो गए। फिर आइए आप स्टेट में। तो स्टेट में आएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे जो गवर्नर हैं फिर हमारे पीएम के बाद आएंगे, यानी कि पहले प्रेसिडेंट को पहले जाएंगे, फिर वाइस प्रेसिडेंट जाएंगे, फिर उसके बाद पीएम जाएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद जो गवर्नर ऑफ स्टेट यानी कि उत्तर प्रदेश में यदि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर आए हैं, ठीक है, और 26 जनवरी का या 15 अगस्त का या कोई प्रोग्राम हो रहा है, तो सबसे पहले प्रेसिडेंट का स्वागत होगा, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट का स्वागत होगा, समझने के तौर बता रहा हूँ मैं, फिर उसके बाद पीएम का स्वागत होगा, उसके बाद जो वहाँ के गवर्नर हैं यानी कि उत्तर प्रदेश के आनंदीबेन, इनका स्वागत होगा, उसके बाद फिर जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं जैसे मान लीजिए हामिद अंसारी साहब, इनका होगा, ठीक है, फिर उसके बाद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का होगा। अब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं है तो उसको हटा दीजिए। तब क्या होगा? तब हमारे होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी कि सीजीआई। और छठवें पे जो छठवां बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्स जो पोजीशन आता है उस पे हमारे सीजीआई और प्लस हमारे स्पीकर, ठीक है, सीजीआई और प्लस स्पीकर ऑफ द लोकसभा होंगे, ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब आप कहेंगे सर स्पीकर ऑफ लोकसभा बोल दिए हैं तो राज्यसभा के चेयरमैन क्यों कौन कहाँ जाएंगे? भैया जो चेयरमैन हैं वो राज्यसभा के, वो तो आपके वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो उनको तो मिल चुका है वो चीजें। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। ओके, अब देखिए जब हमारे इस पे सेवन्थ पोजीशन पे आएंगे तो सेवन्थ भी इंपॉर्टेंट है। सेवन्थ इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें देखेंगे कि कैबिनेट मिनिस्टर रहते हैं, यानी कि राजनाथ सिंह जी हो गए, अमित शाह जी हो गए, ठीक है, निर्मला निर्मला सीतारमन जी हो गए। अब इन लोगों का नंबर आता है, और साथ ही साथ जो भी हमारे सीएम है, चीफ मिनिस्टर्स हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ आ गए, तो मान लीजिए कि यहाँ तो सीजीआई भी आ गए। अब सीजीआई के बाद हमारे राजनाथ सिंह साहब, ठीक है, योगी आदित्यनाथ साहब, ये लोग सब साथ में चलेंगे, ठीक है, और जो भी हमारे फॉर्मर पीएम रहे हैं, ठीक है, देवगौड़ा साहब जैसे हो गए वो रहेंगे। और यहाँ पे देखिए ये सातवां पोजीशन पे लीडर ऑफ ओपोजिशन इन राज्यसभा एंड लोकसभा, यानी कि आपको पता है कि जो लीडर ऑफ ओपोजिशन होते हैं वो भी एज ए कैबिनेट मिनिस्टर की तरह उनको ट्रीट किया जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं, राहुल गांधी लीडर ऑफ ओपोजिशन है लोकसभा में, और मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो हमारे राज्यसभा में लीडर ऑफ ओपोजिशन है। तो जब 26 जनवरी और 15 अगस्त का जो प्रोग्राम होता है उसमें देखेंगे सबसे पहले प्रेसिडेंट बैठे हैं, फिर वाइस प्रेसिडेंट बैठे हैं उनके पीछे या साथ में,
जनरली पीछे होगा। फिर उसके बाद पीएम देखते हैं कि ठीक है स्पीच दे रहे हैं। फिर हमारा जो फॉर्मर प्रेसिडेंट्स होते हैं वो बैठेंगे। फिर उनके पीछे हमारे डिप्टी पीएम बैठेंगे। फिर उनके पीछे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और स्पीकर ऑफ लोकसभा यानी कि ओम बिरला जी बैठेंगे। फिर उनके पीछे हम देखते हैं कि जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, अमित शाह, ठीक है, फाइनेंस निर्मला सीतारमण, ये लोग बैठेंगे। और उनके साथ हमारे राहुल गांधी जी को बैठना होता है। ये हमारा प्रोसेस है। प्रोसेस ये है कि जहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर बैठेंगे यानी कि जहाँ पे अमित शाह बैठे, वही सेम पोजीशन सेम जगह किसको चाहिए वरीयता क्रम में? लीडर ऑफ ओपोजिशन को। जहाँ राजनाथ सिंह जी बैठे, उनको लीडर ऑफ ओपोजिशन राज्यसभा चाहे लोकसभा को वो चीज मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा मिलता है क्या? नहीं। आप देखते हैं कि जब 26 जनवरी 15 अगस्त का होता है तो अमित शाह जी आगे बैठे हैं, ठीक है, राजनाथ सिंह जी आगे बैठे हैं और राहुल जी को बहुत पीछे कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, या तो कॉन्स्टिट्यूशनली दोनों के साथ बराबर ट्रीट व्यवहार कीजिए और नहीं तो भैया रिस्पेक्ट दीजिए। ओके, तो आप देखिए कि जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनके साथ हमारे सीएम भी रहेंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी रहेंगे और नीति आयोग के जो हमारा डिप्टी चेयरमैन रहेंगे वो रहेंगे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे 7A। 7A में देखेंगे कि लोग बहुत कमेंट किए कि सचिन तेंदुलकर अपने बेटे अर्जुन तेंदुलकर की शादी के लिए इनविटेशन लेके गए थे। तो प्रेसिडेंट हो गए, ठीक है, पीएम हो गए और लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी कि राहुल गांधी हो गए, इन लोगों के पास तुरंत टाइम मिल गया मिलने के लिए। अरे भाई क्यों ना मिले? उनका क्योंकि वो भारत रत्न है सचिन तेंदुलकर, और वो हमारे 7th A पोजीशन पे आते हैं। यानी कि एक तरीके से जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनके दर्जे में आते हैं वो, तो उनको क्यों नहीं मिलेगा? राजनाथ सिंह के बराबर यदि उनको रिस्पेक्ट नहीं मिले तो फिर क्या मतलब है भारत रत्न मिलने से? तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनली जो 1979 में 26 जुलाई को लेके आया गया उसको तो फॉलो करना पड़ेगा ना आपको। ओके, फिर 8th पोजीशन पे आप देखेंगे कि जो भी हमारे अम्बेसडर होते हैं उनका होगा। 9 में देखेंगे कि 9 में जो भी हमारे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं उनको उनको रिस्पेक्ट मिलेगा। फिर उसके बाद 9th A में देखेंगे कि जो हमारे कहे गए कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, उनका पोजीशन आता है। क्यों? क्योंकि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की तरह ही जैसे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को हटाया जाता है उसी प्रकार से कंप्ट्रोलर जनरल को भी वही प्रोसेस है हटाने का। अपॉइंटमेंट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंट ही करते हैं, तो कैग को भी हमारे प्रेसिडेंट ही करते हैं। ठीक है, तो समझाने का ट्रिक बता रहा हूँ, सबके कैसे समझिए आप। 9A में हमारे कैग भी आ जाएंगे, फिर चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी भी आएंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी आएंगे, सब चीजें आएंगी। 10 में देखेंगे तो 10 में जो है कि डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ठीक है, और डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। और देखेंगे 10 में जो भी हमारे डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा वो रहेंगे और डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वो रहेंगे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि जो हमारा 11 पोजीशन है, 11 पोजीशन पे हम देखेंगे कि हमारे अटॉर्नी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इंडिया का पोजीशन आता है। ये आर्टिकल 76 में मेंशन है। मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 76 में आते हैं। ठीक है, आर्टिकल, ये आर्टिकल है। ठीक है, लेकिन इनका पोजीशन क्या है? 11th पोजीशन पे ये आते हैं। ठीक है, ओके, ये आप समझ गए। ठीक है, ये सब चीजें हैं। ओके, यानी कि एक बार समरी, यानी कि सबसे पहले प्रेसिडेंट को रिस्पेक्ट मिलेगा, फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, इसके बाद हमारे पीएम को, ठीक है, इसके बाद आप आइए तो हमारे गवर्नर, गवर्नर, फिर इसके बाद देखेंगे तो हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट, ठीक है, यानी कि सिंपल समझिए, जो हमारा 7 है यानी कि लोकसभा, लीडर ऑफ ओपोजिशन, कैबिनेट, कैबिनेट और सीएम, ये इंपॉर्टेंट है कि 7। फिर 7A रखिए, भारत रत्न, भारत रत्न, ठीक है, और उसके बाद आप रखिएगा 9 में जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और फिर 10 में हम क्या को सब मेंशन कर लेंगे। ओके, तो इस तरीके से ये चीजें थी। तो आज हमने आपको, ठीक है, क्या क्या टॉपिक कवर किया हमने? हमने देखा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या है, आर्टिकल 76 के तहत हमने पूरा इसको सही से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूं मैं। ठीक है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट आर्टिकल 165 में अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं मैं। ठीक है, फिर कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 148 के अंतर्गत कैग को क्या क्या पावर मिली है, क्या क्या अथॉरिटी है, कैसे इसका अपॉइंटमेंट किया जाएगा, कैसे इनको रिमूव किया जाए, इन सब के बारे में बताया हूं मैं। और फिर जो वरीयता क्रम है में कौन कैसे रहेंगे
इन सभी को बताया हूँ मैं। ये जो अब तक मैं आपको समझाया हूँ ये अपनी पूरी क्लास में, ये मैं आपको क्या है कि एक-एक कंसेप्ट पूरा सही से समझाने का मैंने कोशिश किया है, ठीक है? वो चाहे चाहे आपका अटॉर्नी जनरल है, ठीक है? अटॉर्नी जनरल हैं, उसको भी आपने देखा है, बहुत ढंग से एक-एक पॉइंट मैंने कवर किया हूँ और इसके बियॉन्ड कुछ मत पढ़िए आप। जस्ट इसी का एक नोट्स बनाइए, यदि इंग्लिश में लिखा हूँ, वो तो जो इंग्लिश मीडियम के लिए बहुत यूज़फुल है। हिंदी मीडियम के लिए कुछ नहीं करना है, बस सुनते रहिए और अपने तरीके से नोट्स बनाते रहिए और इसके बियॉन्ड कुछ मत पढ़िए, सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। ओके? यानी कि आपने अटॉर्नी जनरल के बारे में देख लिया, क्वालिफ़िकेशन, फिर क्या-क्या आर्टिकल्स हैं, उसको आपने सही से देखा है। कैसे आप उसको याद करेंगे, वो ट्रिक बताया हूँ मैंने। अपॉइंटमेंट और टर्म्स के बारे में देखा है आपने अटॉर्नी जनरल का। राइट्स एंड लिमिटेशन के बारे में भी आपने देखा है, ठीक है? उसके बाद सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया क्या होते हैं, ठीक है? उसके बारे में अच्छे से आपको बताया हूँ मैं। फिर स्टेट के लिए एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट होते हैं, ठीक है? जिस प्रकार से नेशनल के लिए अटॉर्नी जनरल होते हैं, तो आर्टिकल 165 के थ्रू मैंने आपको इसमें बताया हूँ मैं, ठीक है? एक-एक आर्टिकल करके फिर हम कैग को देखे हैं कि आर्टिकल 148 के अंतर्गत हमारे कैग आते हैं, ठीक है? तो वो हमारे गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स ऑफ सेंटर एंड स्टेट होते हैं। इसके बारे में आपको डिटेल में समझाया हूँ, ओके? फिर कौन-कौन से आर्टिकल इसमें हैं और इसमें आपको फ़ोकस किया हूँ कि इनका जो कैग का जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेज़िडेंट तो करते हैं, लेकिन ये हमारे वारंट अंडर हिज़ हैंड और सील करते हैं जो कि सबको नहीं करते। तो कैग के लिए ये करते हैं, ठीक है? और ये जो कैग है, ये हमारा रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, ओके? इनका टेन्योर के बारे में बताया हूँ, कैसे काय को हटाएँगे इसके बारे में बताए हैं हम आपको। आर्टिकल 148(3) में है कि इनका सैलरी और प्रोविज़न क्या होगा, कंडीशन क्या होगा, वो सब पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अटॉर्नी जनरल में सैलरी और इनका टेन्योर कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट। लेकिन क्या के केस में क्या है कि अपॉइंटमेंट तो हमारे प्रेसिडेंट करेंगे, लेकिन सैलरी और कंडीशन किस तरीके से करेंगे, वो हमारा पार्लियामेंट करेगा। कैग की ड्यूटी क्या है? आर्टिकल 151 में क्या-क्या मेंशन है, वो सब बताया हूँ। 3 ऑडिट रिपोर्ट कौन-कौन से हैं, एप्रोप्रिएशन, फाइनेंशियल और पब्लिक सेक्टर, उसके बारे में बताया। फिर मैंने बताया कि जो ट्रिपल पी है, पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो है, उसको विनोद राय ने कहा कि इसको भी हमारे कैग के अंदर लेके आइए, वो ऑडिट करेंगे। डॉक्टर बी. आर. अम्बेडकर बोलते हैं कि कैग जो है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफिसर है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और कैग जो है, पब्लिक अकाउंट कमिटी का वो क्या है, फ्रेंड है, फिलोसोफर है एंड गाइड है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स के बारे में आपको बताया हूँ मैं, जो कि अच्छे से समझाया हूँ मैं, ठीक है? तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज का क्लास कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की पॉलिटी को अच्छे से समझने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहें, ठीक है? जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसका नोट्स अच्छे से बनाइए आप, उसको रिवाइज़ कीजिए, रिवीजन करने के बाद उसका मेमोराइज़ कीजिए, मेमोराइज़ करने के बाद जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जो भी आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं जिसमें से पॉलिटी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें, उसके पीओवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन्स हैं, पिछले साल के जो क्वेश्चन्स हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के, उसको लेके सॉल्व कीजिए। आप देखिए कि जिस क्लास में जिस टॉपिक को पढ़ाया हूँ, यदि वहाँ से वो क्वेश्चन करेंगे तो आप सही कर ले जाएँगे। ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू। धन्यवाद।